हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं। एसएससी सीजीएल 2024 के लिए जो हम लाइव टेस्ट आप लोगों को संडे को प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है, उसका सेकंड टेस्ट अभी हुआ था। ठीक है, उसका एनालिसिस मैं आप लोगों से इस वीडियो में शेयर करूंगा। लगभग 26,000 एस्पिरेंट्स ने टेस्ट को दिया। फर्स्ट टेस्ट में 12,000 समथिंग एस्पिरेंट्स थे और मुझे लगता है आने वाले टाइम में जो लाइव टेस्ट दे रहे होंगे वो 50,000 क्रॉस तो बड़े आसानी से कर जाएंगे। काफ़ी लोगों की ये रिक्वेस्ट रहती है, सर हफ्ते में सिर्फ एक ही दिन मॉक टेस्ट क्यों, आप 2 दिन भी करवा दीजिए। ठीक है, जब आपका एग्जाम पास आने लगेगा तो हम कोशिश करेंगे लाइव आपको 2 टेस्ट दें हफ्ते में। बाकी अगर हमारे जो नंबर ऑफ यूजर्स जो टेस्ट दे रहे हैं, जिस दिन वो 1 लाख क्रॉस कर जाएंगे वीकली लाइव टेस्ट में, तो हम आपको वीकली 2 लाइव टेस्ट फ्री प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, बाकी आप लोग अगर एक्स्ट्रा टेस्ट देना चाहते हो तो उसके लिए अलग से पेड टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, आप लोग वो भी परचेज कर सकते हैं। बाकी सॉल्यूशंस आप लोगों के लिए अवेलेबल करा दिए गए हैं। ठीक है, हर टेस्ट के सॉल्यूशन आपको मिलते हैं डिटेल्ड। मैं आपको बता देता हूं आप कैसे एक्सेस कर सकते हैं। आप आरबी की वेबसाइट rblearning.com पे जाएंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको सारे के सारे टेस्ट दिखेंगे। ये पेड टेस्ट है, मतलब जिसे अगर टेस्ट सीरीज परचेज करनी हो, यहाँ पे 30 मॉक्स मिल जाएंगे आपको सीजीएल सीएचएसएल के लिए। टीयर 2 के टेस्ट भी अवेलेबल है, इसमें और भी ऐड करेंगे हम फ्यूचर में कुछ। ठीक है, अगर आप फ्री टेस्ट पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको लाइव टेस्ट का ऑप्शन मिलता है और भी ढेर सारे टेस्ट जो आप देना चाहें प्रीवियस ईयर के मॉक फॉर्म में वो आपको मिल जाते हैं। अगर मैं लाइव टेस्ट को ही ओपन करता हूँ तो इसके अंदर जो 19 मई को हुआ था वो टेस्ट, अगर आपने टेस्ट दिया था तो आप सॉल्यूशन देख सकते हैं। ये सेकंड टेस्ट है। ठीक है, आपको लॉगिन करना पड़ेगा, जो भी आपकी आईडी है, ठीक है, उससे आप लॉगिन कर सकते हैं जो एप्लीकेशन पे आपने बनाई होगी। और उसके बाद जस्ट गिव मी अ मोमेंट, क्योंकि मैंने ऑलरेडी टेस्ट दिया था, कई बार कुछ दिक्कत आए तो आप रिफ्रेश कर लिया करो, प्रॉब्लम रिजल्व हो जाएगी। तो 2 टेस्ट हो चुके हैं, आप रिजल्ट सेक्शन में रिजल्ट देख सकते हैं। तो जैसे ही हम रिजल्ट सेक्शन पे जाते हैं तो यहाँ पे आपका ओवरऑल स्कोर, ठीक है, आपकी रैंक क्या बन रही है, परसेंटाइल क्या बन रही है, वो सारी की सारी चीजें यहाँ पे दिख जाएगी। किस सेक्शन में कितना कितना टाइम आपने लगाया वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। यहाँ पे रैंक प्रेडिक्टर डाल दिया। मान लो आपको चेक करना है कि अगर मान लो आपका स्कोर 110 आया है, आपका स्कोर 130 आ जाता तो आपकी रैंक क्या बनती, 140 आ जाता तो क्या रैंक बनती। तो आप यहाँ से इस स्लाइडर को मूव कर सकते हैं। जैसे कि मैं 140 नंबर पे आया तो रैंक कितनी हो गई, 16। जस्ट गिव मी अ सेकंड, गलती से बैक बटन हो गया है। स्लाइडर में हम यहाँ पे अगर मैं रैंक को चेक करना चाहूँ, जैसे 140 पे आया तो 6766 हो गई, 160 मार्क्स आ जाते तो 1000 के अंदर रैंक पहुंच जाती। ठीक है, 170 प्लस आ जाते तो रैंक और ज्यादा इंप्रूव कर जाती। इस तरीके से आपको सारी चीजें यहाँ पे दिख जाती हैं। और इसके बाद यहाँ पे मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से, किस रेंज में कितने कितने स्टूडेंट्स हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। आपका स्कोर क्या है, एक्यूरेसी कैसी है, करेक्ट रॉन्ग कितने हैं, ठीक है, टोटल टाइम कितना लगा, टॉपर का कितना है और एवरेज में कितना है, ये आपको आइडिया लग जाएगा। एवरेज मार्क्स बहुत ज्यादा मैटर करते हैं कि एवरेज में लोग कितना स्कोर कर रहे हैं। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं तो कोशिश करिए जो भी टेस्ट के अंदर एवरेज स्कोर जा रहा है एटलीस्ट उससे 30 नंबर आप ऊपर लेके चलें, तभी आपके चांसेस बनेंगे सिलेक्शन के। जैसे कि अगर यहाँ पे 111 दिख रहा है तो इस टेस्ट के लिए जो सेफ स्कोर है वो 140 प्लस है, मतलब आपको मिनिमम 140 मार्क्स लाने चाहिए थे इस टेस्ट में। 140 प्लस जिनके आए हैं वो सेफर जोन में, जिनके उससे कम है तो उन्हें बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है एग्जाम के लिए। ठीक है, बाकी यहाँ पे पहले करेक्ट इनकरेक्ट अनअटेम्प्टेड का ऑप्शन था, ऑल क्वेश्चंस का ऑप्शन नहीं था, तो ऑल क्वेश्चंस का हमने ऑप्शन डलवा दिया है। इसमें आप क्या कर सकते हैं, कोई भी सेक्शन आप चूज कर सकते हैं। जैसे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपको देखना है तो यहाँ पे आपको सारे के सारे क्वेश्चंस दिख जाएंगे एक साथ। अगर गलत होगा आपका तो ये यहाँ पे रेड कलर का आ जाएगा, अगर सही होगा तो ग्रीन कलर से आ जाएगा, और अनअटेम्प्टेड होगा तो आपका ऐसे कुछ दिखेगा। ठीक है, तो सारे क्वेश्चंस एक साथ वन गो में आप देख सकते हैं। काफी लोगों का सजेशन था कि सर इंडिविजुअल क्वेश्चंस में भी टाइम आ जाए तो बहुत अच्छा होगा, कि हमें कितना टाइम लगा, टॉपर को कितना टाइम लगा, एवरेज में कितना टाइम लगा, उस पर काम चल रहा है। अगर वो इंप्लीमेंट होता तो मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा। बाकी आपके सजेशन हम बहुत अच्छे तरीके से उस पर काम कर रहे हैं। एप्लीकेशन पे ये ऑल क्वेश्चंस वाला फीचर अभी अवेलेबल नहीं हो सकता क्योंकि उसमें थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, लेकिन फिलहाल वेबसाइट पे आप देखेंगे तो ये सारे क्वेश्चंस देख सकते हैं। आपको टेस्ट देना है तो वेबसाइट पे ही दीजिए, सबसे बेस्ट आपको मेथड मिलेगा यहाँ पे देने के लिए, क्योंकि जैसा एग्जाम होगा आपका वो आपको डेस्कटॉप पे देना है। ठीक है, तो आप वेबसाइट पे देंगे तो बिल्कुल सिमिलर इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। कुछ बच्चे बोल रहे थे सर जब हम टेस्ट ओपन करते हैं तो वाटरमार्क सा कुछ आता है, ठीक है, नंबर लिखा हुआ आता है या नाम लिखा हुआ आता है, जब आप एसएससी का एक्चुअल एग्जाम देते हैं वहां पे भी सिमिलर चीजें दिखती हैं। तो हमने जो बैकएंड पैनल बनाया है बिल्कुल एसएससी एग्जाम जैसा बनाया है, जिससे कि एग्जाम वाली फील आपको आए। ठीक है, एक दो फीचर फुल स्क्रीन वाला या स्क्रोल वाला उसके लिए हमने टीम को बोला है, वो इंप्लीमेंट कर देंगे। बाकी ज्यादा से ज्यादा चीजें जो आपके एग्जाम जैसा इंटरफेस है वैसा प्रोवाइड करने की कोशिश की है। ठीक है,
तो कई बार हम क्या होता है ना, हम मॉक्स दे रहे होते हैं, इंटरफेस एग्जाम जैसा नहीं होता, लेकिन जब एग्जाम एक्चुअल देने जाते हैं तो वहां पे अलग तरीके का इंटरफेस आता है, तो एग्जाम देने में दिक्कत आती है। इसलिए जो चीजें रखी गई हैं वो एग्जाम के हिसाब से हमने रखी हुई है। ठीक है, एक बच्चा बोल रहा था सर जो थीम है वो व्हाइट की जगह ब्लैक करवा दीजिए, लेकिन जब एग्जाम देंगे तो आप वहां पे व्हाइट ही थीम आएगी आपकी, तो दिक्कत होगी फिर आपको एग्जाम देने में। तो इस तरीके से बाकी आप सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस डिटेल में यहाँ पे देख सकते हैं। मैथ्स के सारे क्वेश्चंस किस तरीके से आपको अटेम्प्ट करना था, सॉल्यूशन वगैरह सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा इसी वीडियो के अंदर, तो पूरी वीडियो अच्छे तरीके से देखिएगा। ठीक है, तो चलो जल्दी से मैं यहाँ पे टेस्ट के एनालिसिस पे लेके चलता हूँ। ठीक है, तो ये टेस्ट है आपका, इसका कैसे कैसे चीजें करनी है वो आप देख सकते हैं। किसी को अगर किसी क्वेश्चन में लगता है कि साइज छोटा या बड़ा हो रहा है तो कंट्रोल प्लस या कंट्रोल माइनस से आप साइज को चेंज कर सकते हैं। एक्चुअल एग्जाम में ये फीचर नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पे कई बार क्या होता है बैकएंड टीम की वजह से कोई क्वेश्चन की इमेज बहुत छोटी दिख गई या डायग्राम छोटा हो गया, तो हमने ये फीचर डाला हुआ है कि आप जूम करके उसे करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन है वो बिल्कुल आपको प्रॉपर ही दिखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन के बीच एग्जाम के बीच में भी आप लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, बाकी सारी चीजें आपको दिख जाएंगी यहाँ पे। ठीक है, ये सारा एनालिसिस पोर्शन मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ। जो टॉप 10 स्कोरर्स रहे हैं आज के टेस्ट में वो कुछ इस तरीके से हैं। ठीक है, अमन है टॉप, जिनका स्कोर 183 आया आउट ऑफ 200 मार्क्स, वेरी गुड अमन। ठीक, कुमार, रजनीश है, पवन है, आशा है, नीलेश है, पूजा है, सन्नी है। ठीक है, जो लोग टॉप 10 में इस बार अपना नाम दर्ज नहीं करा पाए, कोशिश करिए अगला जो संडे का लाइव टेस्ट होगा अच्छे तरीके से रिवीजन करके दीजिए और टॉप 10 में रैंक लाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, बाकी लोग हमेशा ये कोशिश करिएगा जब भी आप मॉक टेस्ट दें, पहले जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जैसे इंपॉर्टेंट फॉर्मुलाज हैं या बाकी सारी चीजें वो सैटरडे को आप रिवाइज कर लिया, उसके बाद संडे को टेस्ट दें, वरना संडे को शाम को आप टेस्ट दीजिए, सुबह ये सारा रिवीजन जो भी इंपॉर्टेंट चीज है वो करके दीजिए। तो मॉक में जब अच्छा स्कोर आता है तो हमारा कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता है। बाकी मॉक जो हम बना रहे हैं उनका लेवल हम मॉडरेट रख रहे हैं, बहुत ईजी मॉक आप लोगों को नहीं दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि बिल्कुल इजी मॉक आप लोगों को दे देंगे, एग्जाम में मॉडरेट लेवल भी आएगा तो आप कहेंगे सर बहुत टफ आ गया। ठीक है, डुएबल क्वेश्चंस होंगे, आपको सारी चीजें पता होंगी, बट ये है कि आपको स्पीड बना के पेपर को अटेम्प्ट करना होगा। कैसे अटेम्प्ट करना है वो टेक्निक मैंने आपको ऑलरेडी बताई है, जंप टेक्निक। पहले आप जीके अटेम्प्ट कीजिए, फिर इंग्लिश अटेम्प्ट कीजिए, फिर रीजनिंग अटेम्प्ट कीजिए, फिर लास्ट में मैथ्स को अटेम्प्ट कीजिए। जनरली अगर स्टार्टिंग से ऐसे प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे अच्छा है। जो लोग एक दो अटेम्प्ट एसएससी के दे चुके हैं, जो की स्पीड बहुत अच्छी है, वो किसी भी पैटर्न में अटेम्प्ट करें, उन्हें दिक्कत नहीं आती। जो बिगिनर स्टूडेंट होता है वो बेटर है कि पहले जीके या इंग्लिश में से इन दोनों में से किसी को अटेम्प्ट करें, उसके बाद रीजनिंग और उसके बाद मैथ्स। रीजनिंग में जिस क्वेश्चन में बसते हैं सीरीज वगैरह वाले में वो लास्ट में अटेम्प्ट करें और उसके बाद आप मैथ्स दें। मैथ्स में भी कैसे अटेम्प्ट करना है वो मैं आपको इसी वीडियो के अंदर सारे क्वेश्चन सोल्व कराते हुए बताऊंगा भी। ठीक है, अगर मैं पूरा यहाँ पे दिखाऊं कि कितने लोगों ने क्या क्या स्कोर करा, तो 180 से ज्यादा स्कोर करने वाले हमारे टेस्ट में 7 एस्पिरेंट्स हैं, 170 से ज्यादा स्कोर करने वाले 201 एस्पिरेंट्स हैं, 165 से ज्यादा स्कोर करने वाले 533, 150 से ज्यादा स्कोर करने वाले 3560 एस्पिरेंट्स हैं। देख लो कंपटीशन बहुत है, मेहनत करो अच्छे से, अभी एग्जाम में टाइम है, अभी भी बहुत कुछ अचीव किया जा सकता है। ठीक है, ज्यादा लीनियंट हो जाओगे, ढीले पड़ जाओगे, फिर कुछ नहीं होगा। ठीक है, ओवरऑल 26,000 एस्पिरेंट्स ने ये टेस्ट दिया है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं आप आगे भी शेयर करेंगे अगर आपको टेस्ट पसंद आ रहे हैं। ठीक है, आपको लगता है एग्जाम रेलिवेंट मॉक्स हम आप लोगों को प्रोवाइड कर पा रहे हैं, तो बाकी लोगों में शेयर कीजिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग टेस्ट दें, तो बहुत अच्छा एनालिसिस आपको मिलेगा, जिससे कि जिस दिन आप एग्जाम देने जाएं तो उसमें आपको सिमिलर सी चीज रिफ्लेक्ट कर पाए। ठीक है, बाकी हम इसके अंदर और भी अलग अलग तरीके की मॉक्स भी बनाने की कोशिश करेंगे कि एक अब्रप्ट पेपर आपको मिल जाए तो किस तरीके से करना है, हर चीज का मैं ध्यान रखूंगा, लेकिन आपको अटेम्प्ट करने हैं टेस्ट। जो पिछला टेस्ट हुआ था उसमें एवरेज स्कोर 104 था, जो इस बार टेस्ट हुआ है उसमें एवरेज स्कोर 111 रहा है। ठीक है, पिछला टेस्ट 12,000 समथिंग एस्पिरेंट्स ने दिया था, इस बार 26,000 समथिंग एस्पिरेंट्स ने दिया है। तो इस बार का जो सेफ स्कोर मैं मानता हूं, अगर आपका 140 प्लस आ रहा है तो आपका स्कोर अच्छा रहा है। ठीक है, बाकी चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, बहुत सारी फ्री प्लेलिस्ट आप लोगों के लिए अवेलेबल है। अब हम क्वेश्चन एक एक करके सोल्व करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास आपके सामने दिख रहा है, ये आया होगा, एवरेज का क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को, वैसे मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है, 3-4 लाइन में मैं इसे खत्म भी कर दूंगा जब आपको कराऊंगा, लेकिन क्या यहाँ पे बड़ा दिख रहा है, पढ़ने में टाइम लगेगा, समझने में टाइम लगेगा, करने में टाइम लगेगा। पढ़ने में ही इस क्वेश्चन को कुछ बच्चों को 30 से 35 सेकंड लग जाएंगे। ठीक है, उसके बाद सॉल्यूशन करने में बेसिक से जाएगा जो बच्चा, और ज्यादा टाइम लगेगा। तो जब लंबा क्वेश्चन आ जाए तो इसे किसके लिए छोड़ेंगे, लास्ट के लिए छोड़ेंगे। ठीक है, दूसरी चीज, अब ये वाला क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, साथ के साथ हम अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे कोट 33 है, यहाँ पे 17, फिर 30, फिर कोट 73, फिर कोट 57। आपको पता है कोट ए कोट बी क्या हो जाता है, 1 के बराबर हो जाता है, अगर क्या हो जाए a प्लस बी 90 हो जाए। तो
तो 33 प्लस 57 क्या बन रहा है 90, तो ये हो जाएगा 1। ये आइडेंटिटी आपको पता है। 17 और 73 कितना बन रहा है, ये सम हो रहा है 90, तो ये बन जाएगा 1। बचेगा सिर्फ कोट 30। कोट 30 का मान क्या होता है मेरे पास, ये वाली वैल्यू तो होती है मेरे पास ये वैल्यू होती है √3। तो √3 मेरा इस क्वेश्चन का आंसर है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन खत्म है। ठीक है, अब जिन लोगों को ये चीज रिजल्ट भी याद नहीं है तो वो लोग भी बेसिक से देख सकते हैं कि कोट 57 को क्या लिख सकता हूं मैं 10 90 माइनस 57, और ये वाली वैल्यू मेरे पास 10, क्या ये मेरे पास 33 ही आ जाएगा। 1033 है, कोट 33 है, 1033 इज नथिंग बट 1 अपॉन कोट 33। सोल्व करके आप निकाल लोगे। बाकी जैसे ही आपने ये सीरीज वाला देखा तो इस टाइप से तो बहुत क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपके दिमाग में खुद ही क्लिक करेगा, कहीं ना कहीं चीजें कट रही होंगी, एक बीच वाली वैल्यू बचती है इस तरीके में, उसके वैल्यू निकाल के हमारा आंसर मिल जाता है। चलें क्या आगे। आई होप सभी लोगों को क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गया। विद इन 30 सेकेंड डुएबल क्वेश्चन था ये वाला, आपको साथ के साथ करते हुए आगे बढ़ना था। तीसरा क्वेश्चन, एक 9 डिजिट का नंबर है, 72 से डिविजिबल है, इसकी वैल्यू बतानी है। नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन में कई बार 1 मिनट, कई बार 1 से ज्यादा 1.5 मिनट भी लग जाती है, लेकिन क्योंकि इस तरह के बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस किए होते हैं हम साथ के साथ ट्राई करने की कोशिश करते हैं। नंबर अगर ये मेरा किससे डिविजिबल है 72 से, तो मेरे को पता है 72 इज नथिंग बट 9 इंटू 8, तो 8 से भी कटेगा 9 से भी कटेगा। 8 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि लास्ट की 3 डिजिट मेरी 8 से कटनी चाहिए, तो 7 4 y किससे कटना चाहिए 8 से कटना चाहिए। बिगनर बच्चा इस तरीके से करेगा कि यहाँ पे मैं 8 9 जा 72 लिखूंगा, फिर मेरे पास बचेगा 2y। 8 को मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास यहाँ पे 2 आ जाए और यहाँ पे कुछ बचे, तो आप कहेंगे 3 ही होता है 24। इसका मतलब क्या हो गया, y का मान हो गया 4। बिगनर बच्चा इस तरीके से y का मान निकाल सकता है। जो थोड़ा एडवांस लेवल पे खेलता है उसे ज्यादा कुछ करना नहीं होता, उसे पता होता है 7 4 y है। अगर ये 7 दिख रहा है मतलब क्या है, ओड वैल्यू है, तो रिमाइंडर क्या मिलेगा मुझे 4 मिलेगा। ये रिमाइंडर 4 कैसा आता है, जब मैं इसे 7 0 0 प्लस 4y में ब्रेक करता हूं, तो जब ये ओड होता है तो उस केस में इसे डिवाइड करने पर रिमाइंडर 4 मिलता है। तो मेरे पास जो ये वाली वैल्यू है, हमें कुछ y का मान ऐसा रखना पड़ेगा जिसमें 4 ऐड करके मेरा 8 से कट जाए। तो आप कहेंगे सर 40 की लाइन में 8 का कौन सा मल्टीपल होता है, आप कहेंगे सर एक 40 होता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हम देखें, यहाँ पे इसमें मुझे 4 भी ऐड करना है, जो रिमाइंडर यहाँ से मिल रहा था, तो ये आ गया 44, तो y का मान क्या हो जाएगा 4। तो ये डायरेक्ट सोचने का अप्रोच है। ठीक है, ये बेसिक पे मैं बहुत ज्यादा नहीं जा रहा, इसके लिए नंबर सिस्टम की क्लासेस में मैंने अच्छे से पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट करा रखा है, आपको अच्छे तरीके से चीजें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन आप वरना ऐसे तो कर ही सकते थे सभी लोग। क्लियर हो गया या नहीं हो गया, ठीक है, थोड़ा सा सोचना पड़ता है इसमें, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा आप। अब ये y का मान अगर मुझे 4 मिल गया तो 9 से भी डिविजिबल होना चाहिए, तो सम ऑफ डिजिट मेरी 9 से कटनी चाहिए। 9 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है 3 + 6 9 हटाओ, ठीक है, 6 और 3 9 हटाओ, 7 4 11 और 4 15 और 4 19, तो 19 प्लस x बचेगा, ये मेरा किससे कटना चाहिए 9 से। 19 को अगर मैं 9 से डिवाइड करूंगा रिमाइंडर बचेगा 1, तो x का मान क्या आएगा जिससे कि 9 से कट जाए, आप कहेंगे सर x का मान 8 रखना पड़ेगा, जब तो 1 + 8 9 बनेगा, 9 से कटेगा, तो x का मान भी क्या आ गया मेरे पास 8 आ गया। क्वेश्चन सोल्व कर लो, 4x तो 4 × 8 32, 5y 5 × 4 20, आंसर कितना हो गया 52। दिस इज माई आंसर, क्वेश्चन खत्म। ठीक है, चलिए हम अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है कि जो मार्क्ड प्राइस है एक लैपटॉप का वो 12% ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से। ठीक है, कितने % डिस्काउंट पे बेचना चाहिए जिससे कि हमें 4% का प्रॉफिट हो जाए। एक लाइन का क्वेश्चन है, साथ के साथ कर सकते हैं। अगर आप कॉस्ट प्राइस को 100 मान लो तो आप कहेंगे सर एमआरपी कितना हो गया, एमआरपी हो गया मेरे पास 112, 12% अबव कर दिया। कितना % प्रॉफिट चाहिए हमें, 4% चाहिए, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा मेरे पास 104। कितने का डिस्काउंट देना है ये हमें बताना, कितने % का दे दें। तो डिस्काउंट एक्चुअली में कितना हो गया 8 रुपीज का, कितने पे 112 पे, तो 8/112 गुना में 100%, ये मेरा आंसर आ जाएगा। 8 से कट जाएगा 112 पूरा का पूरा, अगर मैं काटूं तो 1 जा और 4 जा, 100/14, 1/14 क्या होता है मेरे पास, ये वाली वैल्यू तो 7, 1/7% होती है मेरे पास, तो 7.14%। दिस इज माई आंसर, क्वेश्चन हो गया खत्म। अच्छा, अगर मैं इस क्वेश्चन को डायरेक्टली करने की कोशिश करता तो ऑप्शन से भी ये चीज देख सकते थे कि भैया 112 है और यहाँ पे मेरे पास 104 है 8,
तो 8 तो इसका 10% से कम है ना, इसका 10% 11.2 आता। तो ये सारी वैल्यू मेरी 10% या 10% से ज्यादा है, तो जो आंसर होगा वो 10% से छोटा होगा, तो ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो सकता है। क्लियर? तो ये ऑब्जर्व करने वाली बात है कि आप कितना ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कितना नहीं, बाकी बेसिक से मैंने आपको बता ही दिया। अब देखो अगेन फिर मेरे पास क्या आ गया, एक सिंगल लाइन का क्वेश्चन आ गया, साथ के साथ सोल्व करेंगे या नहीं करेंगे, करेंगे। क्वेश्चन में क्या आता है, जो मूवी टिकट का प्राइस है वो 11 1/9% से क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है। 11 1/9 क्या होता है मेरे पास, 1/9 मतलब पहले 9 था, तो जो न्यू प्राइस होगा वो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो गया, प्राइस ऑफ टिकट। ठीक है, और जो टिकट की सेल है वो क्या करती है, वो इंक्रीज करती है 7 1/2% से। 7 1/2 को अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो 15/2% आएगा, जिसे मैं आगे 15/200 लिख सकता हूं। और अगर मैं इसे काट दूं किससे, 5 से, तो 3/40 आ जाएगा। तो आप कहेंगे सर 40 पहले था तो 3 बढ़ जाएगा, अब हो गया ये 43। ये हो गई सेल। हमें बताना है परसेंटेज चेंज इन इनकम। इनकम क्या होती है, इनकम होती है प्राइस इनटू में सेल। तो मेरे पास इन दोनों को आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो रेशियो आएगा 9 × 40, रेशियो 10 × 43। तो मेरे पास 0 से 0 कट जाएगा, ये 36 है, ये 43 है, कितना बढ़ गया, 7 बढ़ गया। परसेंटेज इंक्रीज बताना है, 7/36 इंटू में 100%। अगर चारों ऑप्शन देखें तो ऑप्शन बहुत ज्यादा दूरी पे है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे देखो 700/360 करता तो आप कहते 70, लगभग 2 टाइम से थोड़ा सा छोटा है, तो मेरे पास ये 19.44% जाने की चांसेस थोड़े ज्यादा रहेंगे या नहीं, जल्दी बताओ कौन सा ऑप्शन मेरा ज्यादा करेक्ट बैठ सकता है इस पर्टिकुलर केस में। ठीक है, वरना आप काटना चाहो तो 4 से भी काट सकते हो, 9 और ये आ जाएगा 25, ये 175 डिवाइडेड बाय 9, और मैं 9 से करूंगा तो 1 जा 9, और यहाँ पे मेरे पास 85, 9 जा फिर 40 बचेगा, तो 0.44 ये आएगा, है ना, यही वैल्यू आएगी। हो गया काम क्वेश्चन। वरना आपको डायरेक्टली देखना था, जैसे मैंने कहा 700 डिवाइडेड बाई 36 अगर मैं कर रहा हूँ तो 70 अप्रोक्सीमेटली 2 टाइम्स जाता है, तो 20% से थोड़ा सा कम होगा, तो ये वाला ऑप्शन ज्यादा करेक्ट बैठ रहा था। डायरेक्टली देख सकते हैं इतनी चीजों को। क्लियर हो गया सभी लोगों को? दूसरी चीज, जैसे 7 1/2 है, अब यहाँ पे तो मैंने ऐसा करके दिखाया, जो एक्सपर्ट बच्चा होगा, जिसकी तैयारी अच्छी होगी, प्रैक्टिस अच्छी होगी, वो कैसे देख सकता है 7 1/2 को, ये 7.5। आपको पता है 2.5 क्या होता है, पर 2.5% होता है 1/40। 7.5 क्या हो जाएगा, 3/40 होगा या नहीं होगा, जल्दी बताओ। तो आप ऐसे भी देख सकते थे, फिर आप डायरेक्टली 40 और 43 लिखते। ये प्रैक्टिस डिसाइड करती है आप 40 और 43 डायरेक्ट लिख रहे हो या आप बेसिक से ऐसे सिंप्लीफाई करके लिख रहे हो। ठीक है, यही चीज डिसाइड करती है कि आपको जो स्कोर आएगा, आप सिर्फ सिलेक्शन लेंगे या टॉप पोस्ट तक पहुंचेंगे। तो ये सारी की सारी चीजें आपकी प्रैक्टिस पे एक टाइम पे आगे डिपेंड करती है। तो ज्यादा से ज्यादा आपको टेस्ट देने और प्रैक्टिस करनी है अच्छे तरीके से। ठीक है, अब देखो टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आ गया। टाइम एंड वर्क देखो कुछ लोगों के लिए बहुत इजी रहता है, कुछ लोगों के लिए टाइम कंज्यूमिंग रहता है। अगर आपकी तैयारी अच्छी होगी टाइम एंड वर्क की तो आप इसे साथ के साथ करेंगे, अदरवाइज क्योंकि 2.5 लाइन का क्वेश्चन है, पढ़ने में करने में टाइम लग सकता है, तो आप लास्ट के लिए भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, अगर मैं इसे साथ के साथ करने की कोशिश करूं, कहता है 15 आदमी एक काम को 8 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, एक आदमी काम की शुरुआत करता है और हर दिन एक एक आदमी बढ़ता चला जाता है जब तक काम कंप्लीट नहीं होता। तो हमें बताना है कि कितने डेज लगेंगे काम को कंप्लीट करने में। ठीक है, अब लॉजिकल तरीका क्या होगा, अब मैं मान लेता हूं एक आदमी एक दिन में कितना काम करता है, एक काम करता है। तो यहाँ पे 15 आदमी 8 दिन में काम को कंप्लीट करते हैं, तो 15 × 8 ये क्या हो गया, मेरा टोटल वर्क हो गया। क्लियर? अच्छा, इस तरह के क्वेश्चंस आपने बहुत देखे हुए हैं। पहले दिन एक आदमी काम करेगा, फिर दूसरे दिन एक आदमी बढ़ जाएगा, तो दूसरे दिन 2 आदमी काम करेंगे, तीसरे दिन एक और आदमी बढ़ जाएगा 3। इस तरीके से चलता रहेगा। ठीक है, अब मेरे पास नंबर ऑफ डेज कितने लग रहे हैं। ठीक है, पहले दिन का काम ये है, सेकंड डे का काम ये है क्योंकि 2 आदमी कर रहे हैं, तीसरे दिन का काम ये है। ठीक है, तो अगर मैं ऐसे चलता रहूं तो टोटल नंबर ऑफ डेज मैं मान लेता हूं n, और कितने दिन में काम कंप्लीट होगा वो भी टोटल, मतलब n डेज में अगर काम कंप्लीट हो रहा है तो n डे पे कितने लोग काम करेंगे ये भी मैंने मान लिया n। तो ये क्या आ गया मेरे पास, टोटल वर्क, ये भी टोटल वर्क है। सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पे, जो कि होगा n इंटू में n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, और ये वाली वैल्यू 15 × 8 के बराबर आ गई।
अब इसे मल्टीप्लाई कर दोगे इधर तो आपके पास क्या आ गया, 2 को 8 में मल्टीप्लाई करो तो 15 इंटू में 16, ये कितना है n इंटू में n+1। क्वेश्चन खत्म हो गया, आपको ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना, यहाँ पे सिंप्लीफाइड हो रहा है। आप देखो यहाँ पे बेसिक से सोल्व करोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, पर देखो ना n अगर 15 है तो n+1 क्या आ गया 16, इन दोनों में गैप 1 का है, वही हमें यहाँ पे चाहिए था, तो n क्या हो गया मेरे पास 15, क्वेश्चन हो गया खत्म। क्लियर है सभी लोगों को? ठीक है, तो ये भी 1 मिनट के अंदर डुएबल सवालों में से ही एक था। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, जिन लोगों की ज्योमेट्री वीक रहती है, अच्छे से नहीं पढ़ रखा होता, वो इस तरह के सवाल को, क्योंकि ज्योमेट्री में क्वेश्चन देखने के बाद फिगर बनाने में, सोल्व करने में टाइम लगता है, तो आप इस क्वेश्चन को लास्ट के लिए छोड़ सकते हैं। बाकी इस क्वेश्चन का जो सोल्यूशन दे रखे थे, चारों ऑप्शन ही गलत थे। ठीक है, एग्जैक्ट आंसर मैं आपका निकालूंगा। ठीक है, और बाकी साथ के साथ आप इस चीज का भी ध्यान रखें, जब आपका एग्जाम होता है उसमें भी 1-2 क्वेश्चन रोंग आते हैं एसएससी के अंदर, तो किसी क्वेश्चन का आंसर अगर आपको 2 बार की में ना मिले तो उसे छोड़ के आपको आगे बढ़ना है। तो 1-2 क्वेश्चन हर मौके में गलत जानबूझ के रखे भी जाते हैं, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस भी रहे। ठीक है, बाकी ऑल्दो ये वाला क्वेश्चन इंटेंशनली रोंग नहीं था, ठीक है, ये ठीक था। बाकी 1-2 क्वेश्चन अगर रोंग मिल जाए आपको किसी मॉक में, तो ये मान के चलिए कि एग्जाम में भी ऐसा होगा, तो उसे देख के पैनिक मत कीजिए कि मॉक में क्वेश्चन गलत आ गया। ठीक है, आपकी प्रैक्टिस ही हो रही है यहाँ पे एग्जाम के लिए, ये मान के रखिए। ठीक है, ये क्वेश्चन फिलहाल मैं लास्ट के लिए छोड़ता हूँ, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ज्योमेट्री सभी लोगों को नहीं पता होता। अब ये जैसे डीआई का क्वेश्चन है, ये सिंपल, एक लाइन ऊपर है, एक लाइन नीचे, ग्राफ भी बहुत सिंपल सा है और 4 ऑप्शन भी हैं। ये आपके ऊपर है, आप साथ के साथ करना चाहें, वरना लास्ट के लिए छोड़ना चाहें, क्योंकि कई बार ग्राफ समझने में टाइम लग जाता है। जब डबल ग्राफ होते हैं तो वो तो क्वेश्चन आपको लास्ट के लिए छोड़ना है, ये वाला आपके ऊपर है, साथ के साथ करना है या लास्ट में। अगर मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करता हूं, कहता है द नंबर ऑफ स्टेशंस इन 4 डिफरेंट सिटीज ए बी सी एंड डी आर गिवन बिलो। ठीक है, 4 सिटीज है। ठीक है, उन ए बी सी डी, उनका कलर लिख रखा है, ये ब्लू, ऑरेंज, सी और यहाँ पे डी दे रखा है। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ स्टेशंस बता रखे हैं कितने कितने हैं। द एंगल्स मेड बाय सिटीज सी एंड डी ऑन पाई चार्ट आर इतना डिग्री एंड इतना डिग्री। सी और डी कितना कितना एंगल बनाएंगे पाई चार्ट में, हमें वो बताना है। आप ध्यान से देखिए, ये मेरे पास ये ए है, ये मेरे पास बी है, सी और डी को इसमें से लेना है, ये सी प्लस डी है मेरे पास, ये सी और डी क्या है, कंबाइंड है ना। और इसे ब्रेक करके दिखा रखा है इधर कि मेरे पास सी कितना है 1200 है और डी कितना है 900 है। अगर मैं इसे यहीं पे लाइन खींच दूं तो चलो, मैंने कहा कि ये मेरे पास ए था, बी, ये सी है 1200 और डी है मेरे पास 900, पूरा हो गया 2100। ठीक है, हमें सी और डी के करस्पॉन्डिंग एंगल बताना। आप अगर इन सबका सम करेंगे, देखो सेंट्रल एंगल तो 360 डिग्री होगा, और ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, इन सब का अगर मैं सम करूं तो मेरे पास 17, 24 और 36, ये 3600 को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 1 डिग्री 10 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो सी कितना है 1200, तो ये किसे रिप्रेजेंट करेगा, सी 120 डिग्री को रिप्रेजेंट करेगा, और डी किसे रिप्रेजेंट करेगा, डी 90 डिग्री को रिप्रेजेंट करेगा। क्वेश्चन हो गया खत्म, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्लियर है या नहीं है? अच्छा, इस तरह के क्वेश्चन में जनरली ये भी कई बार आ जाता है कि जो मेरा आंसर हो, ठीक है, चलो शॉर्टकट पे जाओ मत, कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार। वरना जनरली क्या होता है, हमारे पास जो वैल्यू आती है, जैसे सी और डी है, इसके फैक्टर्स में से एक जो एंगल होगा सी के करस्पॉन्डिंग, वो 1200 के कोई फैक्टर में से एक हो सकता है, जो एंगल होगा इसके करस्पॉन्डिंग वो 900 के फैक्टर में से एक हो सकता है। बाकी मल्टीपल वैल्यूज भी आ सकती हैं इस केस में। सिंपल क्वेश्चन था, बेसिक से भी कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए का मान दे रखा है 30, बी का मान दे रखा है 60, इसकी वैल्यू बता दो, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। अब ये क्वेश्चन तो 15 सेकंड का ही है, आपको पता है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी क्या होता है, साइन ए प्लस बी होता है, और साइन ए प्लस बी हायर टिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं। हायर टिग्नोमेट्री पढ़िए तो फॉर्मूला लगा के कर लो, वरना वैल्यू पुट कर दो, ए की जगह 30, बी की जगह 60, यहाँ पे सोल्व हो जाएगा तब भी। तो ये हो जाएगा साइन 30 प्लस 60 और ये हो जाएगा साइन 90, डेट इज 1। क्वेश्चन हो गया खत्म। कितने सेकंड का क्वेश्चन है, चले आगे। अगला सवाल हमारे पास, एक आदमी एक टॉय कार खरीदता है 191 रुपीज में और उसे 183 का बेच देता है। हमें बस बताना है कि उसका लॉस कितना होगा। आप कहेंगे सर लॉस कितने का हो रहा है, यहाँ पे 8 का लॉस हो रहा है, कितने पे हो रहा है, कॉस्ट प्राइस पे हमेशा निकालते हैं, 191 पे हो रहा है, और इंटू में 100% कर देंगे। 100% इंटू करने की जगह मैं इंटू यहाँ पे 800 लिख दिया, यहाँ पे परसेंटेज का साइन लगा दूं, कोई दिक्कत नहीं, ये मेरा आंसर आ गया।
ऑप्शंस देखो 3.33, 4.18, 5 और 6। क्या फर्स्ट वैल्यू से मुझे आंसर मिल जाएगा कि क्या आंसर होगा? 191 क्या है? 200 से थोड़ा सा कम है, ये 800 है, तो 4 पॉइंट समथिंग मेरा आंसर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया या नहीं हो गया? कोई कैलकुलेशन नहीं करनी इस सवाल में, यही चीजें आपको पकड़ते हुए क्वेश्चन सोल्व करने हैं। अगर आप पूरा बेसिक से एक एक वैल्यू निकालने लग गए तो फंस जाओगे। ऑप्शंस का यूज करो ऐसे में, जब कहीं भी मुश्किल कैलकुलेशन लगे तो ऑप्शन पे नजर जरूर डालो कि क्या आ रहा है। देखो कहता है मेरे पास मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, साथ के साथ भी आराम से किया जा सकता है। कहता है अमन के पास क्या है, एक स्फेरिकल, एक बॉल जैसा ओवरहेड वाटर टैंक है जिसका डायमीटर हमें 14 दे रखा, मतलब रेडियस हो गया 7। ठीक, इसे पेंट कराना है। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग क्या है? 17 रुपीज पर स्क्वायर मीटर। तो हमें बताना है कि कितना पैसा उसका लगेगा। अब देखो स्फेरिकल टैंक अगर है तो उसका जो पेंट होगा वो बाहरी सतह पे होगा, वो किस पे होगा? टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। और अगर 1 मीटर स्क्वायर की कीमत कितनी है? 17 है, तो इतने एरिया को पेंट करने की कीमत क्या हो जाएगी? 17 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्वेश्चन खत्म। एक तो चीज ये चेक कर सकते हैं आप, क्योंकि रेडियस मेरे पास 7 है, सारे इंटीजर वैल्यूज दिख रही है, ठीक है, और 22/7 करूंगा, 7 कट जाएगा, तो मेरा जो आंसर होगा वो 17 का मल्टीपल होगा, 4 का भी मल्टीपल होगा, 7 का भी मल्टीपल होगा, 11 का भी मल्टीपल होगा। तो आप तो मल्टीप्लीकेशन से एक तो चेक कर सकते हैं, क्योंकि पाई आ रहा है तो मेरा आंसर क्या होगा? 11 का मल्टीपल होगा। वरना इतना भी चेक ना करना चाहें क्योंकि उसमें भी टाइम लगेगा, आप बेसिक से पूरी कैलकुलेशन कर लो। देखो यूनिट डिजिट 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ यूनिट डिजिट हमें दिख रही है, ठीक है, ये कॉमन आ रहा है। अगर यूनिट डिजिट से करूंगा तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है, चलो फिर भी ट्राई करते हैं। मेरे को पता है अगर रेडियस 7 होता है तो पेरीमीटर कितना होता है, ये वाली वैल्यू याद करके रखते हैं, और एरिया कितना होता है? 154। कितनी बार कराया मैंने आपको ये चीज याद? तो ये वाली वैल्यू मुझे डायरेक्टली पता है, 17 इंटू 4 इंटू 154। यूनिट डिजिट से करता 7 4 जा 28, 8 4 जा 32, या तो ये होगा या ये होगा। दो ऑप्शन मैच कर रहे हैं, अब मुझे चेक करना पड़ेगा। 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगाना चाहो तो लगा लो, 4 और 2 6 और 1 7, 7 ये 11 से डिविजिबल है। क्या ये डिविजिबल है? ये तो दिख ही रहा है नहीं होगा, एक 1 है एक 2 है, तो मेरा ऑप्शन नंबर क्या हो गया? 1 करेक्ट हो गया। क्लियर सभी लोगों को? अगले सवाल पे चलता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 12, फटाफट से पढ़िए। अब ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, पढ़ने में कुछ लोगों को इसकी स्टेटमेंट थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लग सकती है, बिगिनर बच्चों को, तो वो इस क्वेश्चन को, जब आपको पढ़ने में थोड़ी सी कंफ्यूजन लग रही है तो लास्ट के लिए छोड़ दो। ऑल्दो आसान क्वेश्चन है, जब मैं कराऊंगा तो आप इजीली कर पाओगे, ठीक है। अगले सवाल पे चलते हैं। अब ये वाला सवाल आ गया किसका? ट्रिग्नोमेट्री का। साइन थीटा माइनस कोस थीटा 0 है, तो साइन π/2 माइनस थीटा प्लस साइन π माइनस थीटा, इसका मान बताना है। आपको पता है पाई किसे रिप्रेजेंट करता है? बेसिकली 180 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है। तो ये साइन 90 माइनस थीटा पूछा है, और यहाँ पे साइन 180 माइनस थीटा पूछा है ना। कोस साइन थीटा, अगर कोस थीटा उधर ले जाऊं तो साइन थीटा इक्वल्स टू कोस थीटा आ गया। इसका मतलब ये कब होता है? जब थीटा 45 होता है। थीटा अगर 45 में यहाँ पे पुट कर देता हूं तो 90 माइनस 45 साइन 45 आ गया तो, और यहाँ पे साइन 145 आ जाएगा, 180 माइनस 45 135 सॉरी। अब ये तो आपको पता है ये 1/√2 होता है। 135 किस में आ गया? सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया, यही होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है 135। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? साइन और कोसेक क्या होता है? पॉजिटिव होते हैं, तो ये रिजल्ट क्या देगा? पॉजिटिव रिजल्ट देगा, ठीक है। और अगर हम देखें साइन पाई माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है मेरे पास? ये तो ऑब्वियसली साइन थीटा के बराबर ही होता है, जो हम पढ़ते भी हैं, तो ये साइन 45 के बराबर होगा। अगर आपको क्वाड्रेंट भी नहीं देखना, फॉर्मूला पता है साइन 180 माइनस थीटा क्या है, तो साइन थीटा होता है, तो साइन 45 भी आ जाएगा, और ये वाली वैल्यू भी क्या आ जाएगी? 1/√2 आ जाएगी, और आंसर क्या हो जाएगा? 2/√2 दैट इज √2। क्लियर है सभी लोगों को अच्छे तरीके से क्वेश्चन? चले अगले सवाल पे। साइन ए दे रखा है मुझे इतना, ए एक्यूट एंगल है, इसका मान बताना है कि क्या होगा। क्या इस क्वेश्चन को हम डायरेक्टली कर सकते हैं? फर्स्ट गो में बिल्कुल कर सकते हैं। आप कहेंगे सर 3/7 है, तो 7 इंटू में 3/7 रख दिया, प्लस 6। कोसेक क्या होता है? साइन का अपोजिट, तो ये क्या हो जाएगा? 7/3 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2√10। और यहाँ पे क्या है मेरे पास? सेक ए। सेक ए क्या होता है मेरे पास? ये होता है
हाइपोटेनियस अपॉन में बेस। साइन की बात करूं तो ये परपेंडिकुलर है, ये मेरे पास हाइपोटेनियस है, तो बेस निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, रूट में 7 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, तो रूट 40 आ गया, तो 2 रूट 10 लिख सकता हूं इसे मैं बेस को। अगर बेस 2 रूट 10 आ गया तो मेरे पास यहाँ पे sec क्या होगा, हाइपोटेनियस है 7 और ये बेस क्या हो गया 2 रूट 10। सोल्व करके अपना आंसर बता देंगे फटाफट से। यहां से ये कट गया मेरा, 7 से 7 कटेगा, 6 से काटूंगा तो 2, 14 और प्लस 3 17 डिवाइडेड बाय 7, ये मेरा आंसर आ गया। कोई दिक्कत नहीं, चलें आगे। अगला सवाल सिंपल सवाल है ज्योमेट्री का, कहता है 9 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर रेडियस है दो सर्कल्स के, उनके जो बीच की दूरी है सेंटर्स की वो है 13 सेंटीमीटर। हमें बताना लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट टू दी टू सर्कल्स। अब देखो यहाँ पे कुछ बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, सर यहाँ पे डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की बात की गई है या फिर इनवर्स ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की बात की गई है ना। लेकिन अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे, मेरे पास एक सर्कल है जिसका रेडियस है 9 और एक सर्कल है जिसका रेडियस है 6, ठीक है, और इनके बीच की जो दूरी है वो कितनी है, वो 13 दे रखी है ना। तो ये 13 कब पॉसिबल है, अगर ये सर्कल दोनों के दोनों मेरे पास ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट तभी बन सकती थी जब ये दोनों सर्कल आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, एक दूसरे से दूर होंगे, और अगर दूर होंगे तो जो इनका बीच का डिस्टेंस है वो इनके रेडियस से क्या होगा, वो बड़ा होगा, जो कि यहां पे नहीं हो रहा। 9 + 6 क्या है, बड़ा है 13 से, मतलब 13 छोटा हो गया 9 + 6 से। इसका मतलब जो मेरे सर्कल्स बनेंगे वो कुछ इस तरीके से बनेंगे, क्या बनेंगे, कुछ इस तरीके से। इसका रेडियस हो गया 6 और इसका रेडियस हो गया कितना, मेरे पास 9, और इनके बीच की जो दूरी है वो हमें दे दी कितनी, 13। हमसे पूछा है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बताओ, इसकी लेंथ क्या होगी अगर मैं ऐसे टेंजेंट बनाऊंगा। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की बतानी पड़ेगी हमें, वो क्या होगा मेरे पास, अंडर रूट में जो इनके बीच की दूरी होती है डिस्टेंस का स्क्वायर, माइनस में जो इनका डिफरेंस होता है रेडियस का उसका स्क्वायर, तो 9 - 6 का होल स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर 169, 3 का स्क्वायर 9, 169 - 9 रूट में आ गया 160, और ये वाली वैल्यू कितनी आ गई, 4 रूट 10 रह जाएगा मेरे पास। क्वेश्चन खत्म हो गया। क्लियर है सभी लोगों को अच्छे तरीके से कि क्यों हमने यहाँ पे डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ही निकाली, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की बात क्यों नहीं करी, क्योंकि हमें लॉजिकली सोचना था। बाकी आप फॉर्मूला भी लगाते, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला होता है अंडर रूट में मेरे पास डिस्टेंस का स्क्वायर माइनस r प्लस r का होल स्क्वायर। तो अगर आप निकालोगे भी तो यहाँ पे देखो ये वाली वैल्यू कितनी बन जाएगी, 9 + 6 15, ये 13, तो रूट के अंदर तो नेगेटिव में वैल्यू आ ही नहीं सकती, इसका मतलब ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट तो बन ही नहीं सकती। तो यहाँ पे डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की ही बात की जा रही है। जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन दिखे जिसमें आपसे कॉमन टेंजेंट पूछ ले, खाली मेंशन ना हो डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, तो लॉजिकली आपको डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट निकाल लो और आंसर चेक कर लो, क्योंकि अगर डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट वाला ऑप्शन में है तो वो आंसर आपका गलत हो ही नहीं सकता, क्योंकि ऐसे केस हो सकते हैं कि आपकी ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट ना बने, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बन जाए, लेकिन ऐसा केस नहीं हो सकता कि ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट आ जाए और डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ना आए। ठीक है, तो हमेशा डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट को प्रायोरिटी देना जब भी कॉमन टेंजेंट वर्ड आपको देखने को मिल जाए। आगे बात करते हैं, ये टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का सवाल है। ये अच्छा सवाल है, अगर आप ध्यान से देखेंगे पहले तो 3 लाइन का है, पढ़ने में थोड़ा सा टाइम जा सकता है। दूसरी चीज ये है कि आप एक बार पढ़ते भी हैं इस क्वेश्चन को कि 2 कार हैं एक दूसरे की तरफ जाती है A to B, ठीक है, और एक B से A की तरफ जा रही है, एक दूसरे को 1 घंटे के बाद क्रॉस करती है, और जो पहली कार है वो 5/6 आवर्स पहले पहुंच जाती है दूसरी कार से, उनके बीच की दूरी 60 है, तो व्हाट इज द स्पीड ऑफ द स्लोअर कार। जब आप क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, क्या आपको क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते दिमाग में आ रहा है इसका सोल्यूशन क्या होगा। अगर सोल्यूशन दिमाग में एकदम पढ़ते पढ़ते नहीं आ रहा तो लास्ट के लिए छोड़ेंगे इस क्वेश्चन को और फिर बाद में करेंगे। मैं आपके सामने छोड़ता जा रहा हूं, जो क्वेश्चन आपको लास्ट के लिए छोड़ना है, एक जिसकी तैयारी ठीक ठाक लेवल पे है वो कुछ इस तरीके से ही चलेगा जब एग्जाम दे रहा होगा शायद। अब देखो ये वाला क्वेश्चन है, एक सर्कल है जिसका रेडियस है x पॉइंट कुछ लोकेटेड है। अब ज्योमेट्री कम पढ़ा हुआ है या फिर आपको लगता है कि चलो यार ज्योमेट्री के क्वेश्चन लास्ट के लिए छोड़ता हूं, क्योंकि मैं भी कई बार ऐसे ही करता था अपनी प्रिपरेशन के दौरान, क्योंकि फिगर वगैरह बनाने में टाइम लगता था, तो कुछ लोग इसे लास्ट के लिए छोड़ सकते हैं, और जिनको लग रहा है कि मॉक में बहुत ज्यादा टाइम है, अभी टाइम बचा हुआ है, तो वो साथ के साथ भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल सा सवाल है, लेकिन पढ़ते ही हमें नहीं समझ आता कि क्या है, वो फर्स्ट लाइन पढ़ के और 2-2.5 लाइन का है, तो लास्ट के लिए भी छोड़ा जा सकता है। ठीक है, इसे करा दूंगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। बाकी अगले सवाल पे आता हूं, सिंप्लीफाई। इसे सिंप्लीफाई करके बता दो क्या होगा। ये तो साथ के साथ करने वाला है 30 सेकंड्स में। इसे अगर मैं a मान लू, इसे b मान लू, तो a + b का होल स्क्वायर,
इसे ए मान लू, इसे बी मान लू, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है 4ab। ये रिजल्ट पढ़ा है? अगर ये आपने पढ़ा है तो डायरेक्टली आंसर आ गया मेरा। 4 इंटू में ए है 7x और बी है मेरे पास 5y। क्वेश्चन खत्म हो गया, ये हो गया 140xy। कुछ नहीं करना, वैल्यू पुटिंग वगैरह करने की कुछ भी जरूरत ही नहीं है, आप डायरेक्टली आंसर निकालो। वैल्यू पुटिंग में भी टाइम लग जाएगा। आप क्या कहते हैं सर, एक एक्सप्रेशन है, जीरो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, दोनों वेरिएबल की वैल्यू कुछ भी मान लो, मैं एक्स को भी 1 कर देता हूँ, वाई को भी 1 कर देता हूँ, चेक कर लेता हूँ चारों ऑप्शन में, या एक को 0 कर देता हूँ, चेक कर लेता हूँ, ठीक है। तो फिर भी हो सकता है आपका, हो सकता है 2 ऑप्शन मैच कर जाए, फिर आप अलग वैल्यू से ट्राई करें या कुछ भी। जब डायरेक्टली वैल्यू दिख रही है, फॉर्मूला लगाओ, आंसर निकाल लो। अगला सवाल मेरे पास कहता है 36% प्रॉफिट बनाया जाता है जब हम 36% का डिस्काउंट देते हैं एमआरपी पे। अगर एमआरपी जो डिस्काउंट है एमआरपी पे सेम आइटम की अगर हम 40% कर दें तो प्रॉफिट क्या होगा, ठीक है। अब देखो इसमें एक ऑप्शन में पढ़ते ही एलिमिनेट कर सकता हूं, मेरे को समझ आ रहा है कि प्रॉफिट 36% है जब 36% का डिस्काउंट है। डिस्काउंट अगर बढ़ा दिया 40% कर दिया तो जो मेरा प्रॉफिट है वो 36% से तो कम आएगा, तो मेरा जो प्रॉफिट है ये नहीं हो सकता, या तो ये होगा या फिर ये होगा या ये होगा, इन तीनों में से कुछ आ सकता है, उसके अलावा कोई भी मेरा प्रॉफिट नहीं आएगा, ठीक है। बाकी इस क्वेश्चन के लिए भी जिन लोगों ने प्रैक्टिस कर रखी, शॉर्टकट्स पता है इस तरह के क्वेश्चन को करने के, वो डायरेक्टली करेगा, बाकी लास्ट के लिए भी छोड़ सकते हैं। मैं डायरेक्टली कर देता हूं यहाँ पे। आप कहेंगे सर आपको ये चीज पता है, अगर मैं किसी आर्टिकल पे डिस्काउंट दूं तो मेरे पास क्या बनता है, सेलिंग प्राइस बनता है, और कोई आर्टिकल का मेरे पास कॉस्ट प्राइस है, उस पर प्रॉफिट ले तो भी मेरे पास क्या बनता है, ये मेरे पास सेलिंग प्राइस बनता है। इसी को सिंप्लीफाई करके हमारे पास एक इक्वेशन हम सभी लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं, हमारे पास होता है कॉस्ट प्राइस और एमआरपी का रेशियो हम कैसे निकालते हैं, हम कहते हैं ये बराबर होता है 100 माइनस जो मैंने क्या करा 100 प्लस अगर कोई मुझे प्रॉफिट हो रहा है परसेंटेज में, जो परसेंटेज है बेसिकली हम ऐसे डिनोट करते हैं, और डिस्काउंट का परसेंटेज जो है वो यहाँ पे हम लिखेंगे, या डिस्काउंट परसेंटेज करके आप कैसे भी कर सकते हो, और सीपी में क्या करते हैं जो डिस्काउंट होता है उसे माइनस कर देते हैं। तो मेरे पास वैल्यू क्या आएगी 100 माइनस 36, ये बचेगा 64, और ये वाली वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, परसेंटेज सिंबल हटाना चाहो तो ये हटा ही दो, और यहाँ पे मेरे पास वैल्यू बचेगी 100 प्लस प्रॉफिट डेट इज 36, 136। कोई दिक्कत नहीं। तो इनिशियली कॉस्ट प्राइस और एमआरपी का रेशियो हमें यहाँ से मिल जाता है। अगर आप इसे काटना चाहें तो आप इसे 8 से काट सकते हैं, 8 8 जा 64, और 8 से काटूंगा तो 17, ठीक है। अब क्या कहता है आगे क्वेश्चन के अंदर, हमें डिस्काउंट जो देना है वो कितना देना है, 40% देना है। तो इस पे 40% डिस्काउंट देना मतलब 60% पे बेचना है, इंटू 0.6 कर दूंगा तो मेरे पास 7 इंटू 6 102 10.2 आ जाएगा। प्रॉफिट कितना हो रहा है 2.2 का, कितने पे 8 पे, तो इंटू 100 करूंगा तो 220 डिवाइडेड बाय 8%, यही मेरा प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा। सोल्व करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे 2 जा 7.5, ये मेरा प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा। क्लियर है सभी लोगों को, ठीक है। ये वाली चीज कैसे आती है ये आपको पता होना चाहिए। कॉस्ट प्राइस ये होता है इंटू में 100 प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 100, सेलिंग प्राइस बन गया। एमआरपी है, उसमें अगर डिस्काउंट दे दूं तो 100 माइनस डिस्काउंट डिवाइडेड बाय 100, ये वैल्यू बचेगी, ये भी सेलिंग प्राइस है। इक्वेट कर दूंगा तो मेरे पास ये वाला रिजल्ट निकल के आ जाता है, कॉस्ट प्राइस रेशियो एमआरपी, ठीक। अगले सवाल पे मैं चलता हूं। मीन प्रोपोर्शन बताना है इन दोनों नंबर का। मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, अगर ए और बी दो नंबर हैं तो इनका मीन प्रोपोर्शन होता है रूट ए बी। तो डायरेक्टली कर लेंगे, विदाउट पेन करने वाला सवाल है। 0.064 है और इंटू में 0.4 है, यहाँ पे 3 जीरो है और यहाँ पे 1 जीरो, तो डिनोमिनेटर में 4 जीरो कर दी मैंने, और 64 इंटू में 4 कर दिया। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। अगर रूट से बाहर निकालूंगा 64 की जगह तो मेरे पास निकलेगा 8, 4 की जगह निकलेगा 2, और यहाँ पे 4 जीरो की जगह निकलेगी 2 जीरो, तो 0.16 आ गया। क्वेश्चन खत्म हो गया मेरा। चले आगे, साथ के साथ करने वाला था। अब ये ग्राफ का क्वेश्चन आ गया, ये आपके ऊपर है, देख के लास्ट के लिए छोड़ना है या साथ के साथ करना है, ठीक है। अब जैसे अगर ग्राफ का क्वेश्चन भी है तो कई बार आप ये वाली लाइन पहले पढ़ के देख लिया करो, क्या दे रखा है, विच क्लास हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, किस क्लास में मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रहेंगे। यहाँ पे 4 चीजें दे रखी हैं, ठीक है। ग्राफ बना रखा है और ऊपर इसमें यही बता रखा है कि क्लास 5 में
क्लास 6 में, क्लास 7 में और क्लास 8 में बॉयज और गर्ल्स कितने कितने हैं, ये डेटा है। अगर आपको मैक्सिमम बताना है कि किस क्लास के अंदर है, तो आप किस तरीके से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। आप देखेंगे, देखो इन दोनों का मिडल मैक्सिमम, इन दोनों का सम क्या होगा, इन दोनों के एवरेज इंटू 2 लिख सकता हूं मैं सम को, जो गर्ल्स और बॉयज का एवरेज होगा इंटू में 2 कर दूंगा तो सम आ जाएगा, और सम ये बताना है कि किसमें मैक्सिमम है। ठीक है, तो आप इन दोनों का एवरेज देखिए, कहीं यहां आएगा, इन दोनों का एवरेज कहीं यहां आएगा, इन दोनों का एवरेज कहीं यहां आएगा, तो आपको, और इन दोनों का एवरेज कहीं यहां आएगा। क्या लॉजिकली आपको ये चीज समझ में आ रही है कि जो चांसेस है सही होने के, ये तो नहीं हो सकता, इसे तो चेक करने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, इन दोनों में भी ये बड़ा लग रहा है तो ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, और ये हो सकता है, इन दोनों में चांसेस होंगे। ये तो बहुत सिंपल वैल्यूज है, आप ऐड करके भी निकाल सकते हैं, बट मुश्किल वैल्यूज में आपको अपना माइंड ओपन रखना है कि एवरेज कहां पड़ रहा है, उसके करस्पॉन्डिंग आप देखेंगे कि मैक्सिमम कहां पे मिलेगा, या तो ये और या ये। अगर मैं देखूं 60 से कंपेयर कर लूं, 60 ये ओवरऑल 2 ज्यादा आया है दोनों में, एवरेज में 60, और 60 प्लस 2 है। अगर ये 60 से देखूं -2 और ये 60 से देखूं +5, नेट चेंज कितने का आया, +1 का आया, तो मेरे सॉरी +3 का आया, यहाँ पे +2 है, यहाँ पे +3 है, तो इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है क्लास 5। ठीक है, क्लियर हो गया। तो मेरा क्लास 5 में क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। बाकी आप टोटल एडिशन कर सकते थे, मैंने डेविएशन यूज करा है। रिपीट करता हूं, नेट एडिशन करना भी बहुत आसान था, आप इन दोनों को ऐड कर देते तो मेरे पास यहाँ पे 123 आ जाता, इन दोनों का सम करते 122 आ जाता, आपको दिख जाता ये इसका 120 से कम है, इसका भी 120, इसका 120 बनता, इसका 120 से कम, डायरेक्ट आंसर मिल जाता। लेकिन मुश्किल वैल्यूज होती तो आपको देखना है एवरेज किधर लाई कर रहा है। ठीक है, एवरेज इंटू 2 सम आएगा इनका, तो एवरेज से हमें आइडिया लगा कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, इन दोनों में से कोई हो सकता है, क्योंकि एग्जैक्टली मैं लाइन ड्रॉ नहीं कर पा रहा है यहाँ पे, और अगर इन दोनों में से कोई होने वाला है तो मैंने डेविएशन यूज कर लिया, क्योंकि वैल्यू 60 के आसपास है, ये 60 से 2 कम है, ये 5 ज्यादा है, तो नेट चेंज कितना आया, 3 ज्यादा, ये 60 से क्या है 0 और 2, तो ये 2 ज्यादा, तो ये मेरा बड़ा हो गया। डन, क्योंकि यहाँ पे 165 की जगह 165 होता, 158 होता, या 965 968 होता, तो आपके लिए मुश्किलें बढ़ जाती एडिशन करने में। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं। सिंप्लीफिकेशन का आसान सा सवाल है, सभी लोग साथ के साथ इसे सॉल्व कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले इंटरनल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 12 का क्यूब डिवाइडेड बाय 12 करूंगा तो 12 स्क्वायर बचेगा। फिर यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है, यहाँ पे डिवीजन है, तो पहले डिवीजन परफॉर्म किया जाएगा। 12 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 18 अगर मैं करूंगा तो इसे 12 इंटू 12 लिख सकता हूं, यहां से 2 और 3, और यहां से काटूंगा तो मेरे पास 4। ठीक है, तो मेरे पास ये बेसिकली, अगर मैं इस पूरे पार्ट को सोल्व कर लेता हूं यहां से लेके यहां तक, तो ये वाला पार्ट मेरे पास कितना निकल के आ रहा है, 8 निकल के आ रहा है। अब यहाँ पे 2 इंटू 8 16 हो गया, यहाँ पे प्लस है 60 और यहाँ पे माइनस है, 50 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा 13 से, तो 650 आ जाएगा। 650 प्लस 60 ये हो गया 710, उसमें 16 घटा दूंगा तो 694 694 सॉरी 694 इज माय आंसर। क्लियर है सभी लोगों को? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कहता है, बहुत एक लाइन का क्वेश्चन है तो साथ के साथ कर सकते हैं। एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है और डायमीटर ए बी है, दो कोण दे रखे हैं ए सी इक्वल्स टू बी सी, तो हमें एम का मतलब है मेजर, एंगल बताओ, एंगल बीओसी क्या होगा। एक सर्कल जिसका सेंटर ओ डायमीटर ए बी, ए सी और बी सी कोड क्या है, बराबर है, तो सी कहीं ना कोई पॉइंट यहां पे रहा होगा, जिससे कि ये वाली दोनों की दोनों कोड्स क्या हो गई, बराबर हो गई। हमें बताना है एंगल बीओसी, बीओसी मुझे ये वाला कोण बताना है कि क्या हो। ठीक है, अच्छा ये वाला कोण क्या होगा, आप कहेंगे सर ये अगर ये वाला कोण थीटा है तो ये वाला कोण क्या हो जाएगा 2 थीटा, इस तरीके से कर ही सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा पीछे आता हूं, ये वाला कोण निकालने से पहले मुझे ये समझ आया कि ये कोण निकल जाए तो काम बन जाएगा। ये डायमीटर है, ये सेमी सर्कल बनेगा, सेमी सर्कल में कोण कितने का होता है, 90 डिग्री का होता है, तो ये 90 डिग्री होगा। ये आइसोसेलेस ट्राइंगल बन रहा है ये वाली साइड क्योंकि इसके बराबर है, तो अगर ये थीटा तो ये भी थीटा होगा,
तो इन तीनों का सम 180 होगा, तो इन दोनों का सम क्या होगा, थीटा प्लस थीटा, 180 माइनस 90 डेट इज 90। तो 2 थीटा अगर 90 आ गया तो थीटा का मान कितना आ गया मेरे पास, 45 आ गया। तो ये आ गया मेरे पास 45। अब हमसे क्या पूछा है, बीओसी। अगर मैं इस लाइन को ज्वाइन कर दूं तो ये वाला एंगल कितना होगा। आप ध्यान से पढ़िए, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है, अगर मेरे पास कोई कोड हो सेंटर पे और पेरीफेरी पे जो एंगल बनाती है, अगर ये वाला एंगल मेरे पास थीटा होता है तो सेंटर पे जो एंगल बनता है वो क्या होता है, 2 थीटा होता है। तो ये अगर 45 है तो ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 45, क्या ये 90 डिग्री हो जाएगा। क्वेश्चन मेरा खत्म हो गया। क्लियर, ये मैंने आपको करके दिखाया। ठीक है, अगर आप स्मार्ट बच्चे हैं तो ये सब करने की जरूरत नहीं है, फालतू की चीजें हैं। आप लॉजिकली सोचो ना कि मेरे पास एक सर्कल है भैया, एक डायमीटर है ना, ये डायमीटर है ए बी, ये इसका सेंटर है, चलो ओ। सी पॉइंट एक ऐसा है जो ए से और बी से इक्वल दूरी पे है, तो क्या ये बिल्कुल सीधा ओ के ऊपर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, क्या ये बिल्कुल ओ पॉइंट के ऊपर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, लॉजिकली बिल्कुल ऊपर पड़ेगा इसके, और ऊपर पड़ेगा तो बेसिकली ये वाला एंगल क्या हो जाएगा मेरे पास, 90 डिग्री का हो जाएगा, और ये भी 90 डिग्री का हो जाएगा। ये लॉजिकली आपको फिगर जब आप बना रहे हैं तो ये चीज दिख रही है या नहीं दिख रही, अगर आपको ये चीज दिख गई तो डायरेक्टली आपका आंसर आ गया। चले क्या आगे, अच्छा बाकी दूसरी और क्या चीज देख सकते थे आप इसके अंदर। आप कहते सर ये सर्कल है, मेरे पास ये वाली साइड है, ये ए है, ये बी है, ये सेंटर है ओ, और ये वाली साइड दो इक्वल पार्टों में, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है ना, और ये सी पॉइंट है, तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया मेरे पास। अच्छा, आइसोसेलेस ट्राइंगल में अगर मैं मीडियन ड्रॉ करूं तो वो परपेंडिकुलर भी होती है बेस पे, तो ये मैंने मीडियन डाली जो रेडियस रेडियस में स्प्लिट कर रहा है, तो ये वाला एंगल तो 90 डिग्री होगा ही होगा। ऐसे भी सोच सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं कि हम इस तरीके से करें जो बेसिक कंसेप्ट एक एक चीज करके मैंने बताई, आप कोई भी लॉजिक लगा सकते हो एक क्वेश्चन को करने के, वी कैन हैव मल्टीपल मेथड्स। अगला सवाल हमारे पास ये आ गया कि इस एक्सप्रेशन का मान बता दो। ठीक है, ये सिंपल है, काफी लोगों ने डायरेक्टली देख लिया होगा। देखो ये अगर 60 को मैं मान लू ए, 60 को क्या मान लू ए मान लू, 80 को मैं मान लू बी, और यहां पे 50 को मान लू सी, तो ये मेरे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, और ये वाली माइनस क्या आना चाहिए आपके हिसाब से, जल्दी बताओ, क्या ये 3abc आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, 3abc आना चाहिए। अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, 3 इंटू 5 15, 15 इंटू में 8 120, 120 इंटू में 6 720, तो 720 और सब में एक एक जीरो थी तो एक एक जीरो लगा दी, क्या ये 3abc है कहीं ना कहीं ये यूज हो गया। अब आपको भी पता है कि इसे अगर मैं स्प्लिट करता हूं, जो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का जो फॉर्मूला होता है उसके आपको सारे फॉर्मूलाज अच्छे से याद हैं, तो नीचे हो सकता है कि उसका कोई पार्ट अवेलेबल हो। अगर आप ध्यान से देखेंगे 60 है, ये 3600 है, क्या ये मेरे पास ए स्क्वायर है, इसका स्क्वायर हो गया, क्या ये मेरे पास 80 का स्क्वायर है, बी स्क्वायर हो गया, क्या ये मेरे पास इसका स्क्वायर है तो ये सी स्क्वायर हो गया। और अगर हम देखें तो 36 इंटू 80 4800, तो माइनस ए बी, ये माइनस बी सी बन जाएगा मेरे पास, और ये माइनस सी ए बन जाएगा मेरे पास। तो ये क्या हो गया, मेरे पास फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, डिवाइडेड बाय क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, यही दे रखा है, कट जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी बचेगा, ए प्लस बी प्लस सी कितना हो गया, 60 प्लस 80 प्लस 50 190। क्वेश्चन खत्म हो गया मेरा। ठीक है, अगला सवाल हमारे पास अब कहता है जो डिफरेंस है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच में 3 साल का 20% पर एनम की ब्याज दर के हिसाब से वो 880 के बराबर है, तो हमें बता दो सम ऑफ मनी क्या रही होगी। ठीक, कैसे सोल्व करेंगे, 4 ऑप्शंस भी दे रखे हैं। अब आपके पास 2 तरीके हैं, या तो आप इफेक्टिव निकाल लो कि 3 साल का 20% के हिसाब से इफेक्टिव कितना बनेगा, ठीक है, फिर आपको वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, और कंपाउंड टेस्ट भी निकाल लिया 3 साल का इफेक्टिव, सिंपल टेस्ट भी निकाल लिया और फिर कर लिया, वरना आप रेशियो मेथड यूज कर लो सिंपल सा। 20% दे रखा है ना, तो मैं कहूंगा यार ये मेरे पास अगर 5 रुपए है, मैं उसे इन्वेस्ट करूंगा 1 साल के लिए, तो 5 के 6 बन जाएंगे। ये बात हुई 1 ईयर की, है ना। अगर मैं 3 साल की बात करूंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए क्यूब करना पड़ता है,
तो आप कहेंगे सर ये 125 हो गया मेरे पास और ये वाली वैल्यू 216 हो गया। काफी लोगों ने ऐसे ही करा होगा। मुझे कितना इंटरेस्ट मिल गया, 216 में से 125 को घटाऊंगा तो 91। ये क्या है, मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट है। सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा, आप कहेंगे सर मेरे पास यहां पे 5 पे 1 का इंटरेस्ट मिल रहा है तो 1/5 है। 3 साल का क्या हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट, 3/5। तो इसका अगर 3/5 कर दूंगा तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 75। क्या ये मेरा सिंपल इंटरेस्ट आ गया। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया, 16 रेशियो हो गया। 16 रेशियो किसके बराबर दे रखा है मुझे, 880 के बराबर। सबसे बेस्ट मेथड है रेशियो मेथड, कोई डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। ये वाली वैल्यू मेरे पास इतनी आ गई है ना। हमें बताना है कि 125 रेशियो का मान क्या होगा, मतलब प्रिंसिपल कितना होगा। आप कहेंगे सर अब देखो ध्यान से समझना इस चीज को, कैच किया है इस क्वेश्चन में। 16 2 की पावर 4 है, 125 5 की पावर 3। क्या 16 125 को काट पाएगा, नहीं काट पाएगा। तो मेरा आंसर जो होगा क्या वो 125 का मल्टीपल होगा। बाकी ये चीज मैं क्वेश्चन के स्टार्टिंग में भी देख सकता था कि मैंने कहा यहाँ पे 5 और जब मैं प्रिंसिपल की बात कर रहा हूं तो नेट प्रिंसिपल ये ले रहे हैं। अगर एग्जैक्ट वैल्यूज में आंसर चलेगा तो चांसेस है मेरा आंसर 125 का मल्टीपल होगा। तो आप ऑप्शन में ये चीज देख सकते हो कि 125 का मल्टीपल कौन सा होगा। जब हम ये चीज यहाँ पे करते हैं तो थोड़ा सा वेग रहता है, लेकिन जब हम यहाँ पे करते हैं तो मैं 100% श्योर हूं मेरा आंसर 125 का मल्टीपल होगा। 125 का मल्टीपल मतलब 5 की पावर 3 का मल्टीपल। ये कहता है कि लास्ट की 3 डिजिट मेरी 5 की पावर 3 से कटनी चाहिए। लास्ट की 3 डिजिट देख लो भैया, 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसकी लास्ट की 3 डिजिट 125 से कटेंगी। ऑप्शन नंबर सी। ये नहीं करता, ये नहीं करता, ये नहीं करता, खत्म हो गया क्वेश्चन। छोटी छोटी सी चीजें हैं जो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, वरना आप काट के मल्टीप्लाई भी कर दोगे तो कौन सा ज्यादा टाइम चला जाएगा। 88 में आपको 11 का फैक्टर दिख रहा है तो 11 का मल्टीपल भी आपका आंसर होगा। वरना पूरा काटना चाहो तो पूरा काट के आप यहां से काटोगे कि भैया 55 आ गया, 55 को 125 से मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लिया। ठीक, तो ये कुछ चीजें जो हमने देखी। तो अगर मैं देखूं 25 क्वेश्चन में से मैंने लगभग 20 या 21 क्वेश्चन डायरेक्टली कर दिए, 4-5 क्वेश्चन मैंने कहा था कि लास्ट के लिए चलो छोड़ दो। तो इतने क्वेश्चंस भी आप में से काफी सारे लोग एक बार की में अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, और कुछ लोगों का हो सकता है इसमें 25 मिनट खत्म हो जाए। तो जो 4-5 क्वेश्चन मैंने बीच में छोड़े छूट गए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इतने तो आपको अटेम्प्ट करने ही थे जो मैंने वन गो में यहां तक करे। कुछ लोग वन गो में इतने नहीं कर पाएंगे, वो बीच में और क्वेश्चन छोड़ेंगे, जो चैप्टर्स आपके कवर्ड नहीं होंगे वो छूटेंगे। तो अगर मैं मोटा मोटा देखूं कितने क्वेश्चंस मैंने अब तक स्किप करे, 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन और 5 क्वेश्चन। ठीक है, 5 क्वेश्चन मैंने छोड़े, 20 क्वेश्चन मैंने आपको वन गो में कराए हैं। एक एक करके अब इन 5 क्वेश्चन पे भी आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो मैंने छोड़ा था वो ये था। ठीक है, अच्छा सवाल है, ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन में क्या आता है कि जो 23 स्टूडेंट की जो एवरेज हाइट है वो है 166। ठीक है, वैकेशन के बाद स्कूल खुलता है, एवरेज। ठीक है, 3 स्टूडेंट उस दिन एब्सेंट होते हैं और अब जो एवरेज हाइट निकल के आती है सभी स्टूडेंट्स की वो 165 निकल के आती है। जो 3 स्टूडेंट एब्सेंट थे उनमें से 2 स्टूडेंट की हाइट इक्वल थी और जो थर्ड स्टूडेंट था उसकी हाइट उन दोनों स्टूडेंट से 3 सेंटीमीटर ज्यादा थी। तो हमें बताना है कि थर्ड स्टूडेंट की हाइट क्या होगी। आपके ऊपर है आप किस तरीके से करना चाहो। आपको डेविएशन कंसेप्ट आता है तो चुटकियों में कर लोगे, वरना बेसिक आप सभी लोगों को आता है। बेसिक से तो हर कोई कर सकता है। बेसिक किसका क्या होगा, आप कहेंगे सर तीनों की हाइट का सम हम क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे 30 के 30 स्टूडेंट्स की। पहले 30 स्टूडेंट्स की एवरेज हाइट थी 166, तो 30 इंटू में 166 हो गया, टोटल हाइट हो गई। अब मेरे पास क्योंकि 3 बच्चे छुट्टी पे तो बचे 27 बच्चे, उनकी एवरेज हाइट कितनी आई, 165 आई। और बचे हुए 3 स्टूडेंट जो है उनकी हाइट क्या है, 2 की तो सेम है तो पहले 2 की x मान ली और तीसरे की इनसे 3 ज्यादा है तो x+3। इन तीनों का अगर मैं सम कर दूं तो ये मेरे पास 2x 3x+3 आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं, सिंपल है चीजें, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। आप चाहें तो 3 को कॉमन लेके काट सकते हैं। आपको सिर्फ यहाँ पे जो निकालना है वो ध्यान रखिएगा, x+3 निकालना है मुझे, इस स्टूडेंट की हाइट चाहिए। ठीक है, सोल्व करके अपनी वैल्यू को आप निकाल सकते हैं। और सिंप्लीफाई करना है तो आप इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं। बेसिक से ही अगर मैं करूं 165 है, 166 -1 लिख सकता हूं इसे। तो 27 इंटू में 166, 30 इंटू में 166 क्या बचेगा, 3 इंटू में 166 बचेगा। ठीक है,
यहाँ पे मेरे पास -27 रह जाएगा, तो ये 3x और 3 में -27 करूंगा तो -24 ये वैल्यू आ जाएगी। अब आप 3 से काट दो इसे सिंप्लीफाई करने के लिए, और ज्यादा बेसिक कर रहा हूं मैं, कुछ नहीं कर रहा मैं, आपको कोई डेविएशन नहीं बता रहा, यहाँ पे कुछ नहीं कर रहा। बिगिनर बच्चा कैसे कर सकता है जिसने एवरेज पढ़ा भी ना हो। तो यहाँ पे मेरे पास ये वाली वैल्यू आ गई, तो मेरे पास x का मान क्या आ जाएगा, 8 इधर जाके ऐड हो जाएगा, तो ये वाली वैल्यू 174, और ये मेरा किसके बराबर आ गया, x के बराबर आ गया। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं, हमें x+3 पूछा है, तो 174 + 3 ये आ गया 177। क्लियर है या नहीं है? सभी जो बिगिनर बच्चे हैं उन्हें अच्छे से समझ में आ गया कि कैसे एग्जाम में करेंगे अगर इस क्वेश्चन को करना। ठीक है, जो एवरेज पढ़े भी नहीं है, आप बस ये याद रखो, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन इक्वल्स टू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इनटू में एवरेज, आपका आंसर ऐसे आ जाएगा। जो एडवांस बच्चे हैं, जो दिमाग लगा के क्वेश्चन को सोल्व करना चाहते हैं, वो कुछ इस तरीके से कर सकते हैं कि भैया 3 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जो एब्सेंट हुए, उनकी वजह से एवरेज पे कितने का फर्क आ गया, -1 का फर्क आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये है जो 3 स्टूडेंट नहीं आ रहे वो टोटल में एवरेज से कितना ज्यादा कंट्रीब्यूट करते होंगे। आप कहेंगे सर 1 और बचे 27 बच्चे, तो एवरेज से वो 27 ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। तो जो 3 बच्चों का सम है ना, इन 3 स्टूडेंट्स का जो सम है वो क्या हो जाएगा, जो इन तीनों का जो एक्चुअल एवरेज आना चाहिए, अगर एवरेज के हिसाब से चले, उससे कितना होना चाहिए, 27 ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि ये 27 जब बाकी के 27 बच्चों में बटेगा तभी वो एवरेज में जो कंट्रीब्यूशन बन का है वो दे पाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप देख सकते थे। अगर डायरेक्ट सोचने का तरीका होता तो वो कुछ ऐसा होता। मैं दोबारा रिपीट करता हूं इस चीज को। मैंने कहा जब 3 स्टूडेंट कम हो गए तो एवरेज मेरा 1 से घट गया, मतलब 27 बच्चों की जो एज है वो 1 कम हो गया, मतलब इन 3 स्टूडेंट्स का जो एवरेज में कंट्रीब्यूशन था वो एवरेज से 27 ज्यादा का था। क्या था, इन स्टूडेंट्स का जो एवरेज में कंट्रीब्यूशन था वो एवरेज से क्या था, 27 ज्यादा का कंट्रीब्यूशन था। तो मैंने वही कर दिया, तीनों स्टूडेंट्स का जो एवरेज होना चाहिए उससे 27 ज्यादा का कंट्रीब्यूशन है इन तीनों का, तो वो इन तीनों के सम के बराबर आ गया। इतना करते ही आपका क्वेश्चन खत्म हो जाता है। आपको x+3 का मान बताना है और यहां से आप सोल्व कर लो। ठीक है, 3 से काट दोगे तो x+1 यहाँ पे बचेगा आपके पास, ये कट जाएगा, ये 9 आ जाएगा, तो मेरे पास x+1 आ गया 166 + 9 दैट इज 175, ये x+1 है। अब दोनों जगह 1 2 यहां जोड़ दूं, 2 यहां जोड़ दूं, तो x+3 कितना आ गया मेरे पास, 177। ऐसे सोचा जा सकता है। बाकी डेविएशन कंसेप्ट लगाना चाहो तो डेविएशन भी लग जाएगा। चले आगे, अब हम ये हो गया, 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 चलो अच्छा ये नहीं हुआ। चलो, कहता है एक ट्राइंगल है एबीसी, एक स्ट्रेट लाइन पैरेलल है बीसी के, जो ए बी और एसी को पी और क्यू पॉइंट में मिलती है। अगर आपने इतनी लाइन पढ़ी तो काफी लोगों ने डायग्राम बना लिया होगा इतने में ही। वो कहेंगे डायग्राम कुछ इस तरीके से दिखेगा मेरे पास, यहां पे बना दूं, चलो ये ए बी सी एक ट्राइंगल बन गया, एक मैंने लाइन बना दी इसके करस्पॉन्डिंग, ए बी सी, और ये है पी। आगे कहता है एपी क्यू सी के बराबर है, मतलब जो ये वाली दूरी है ये इस वाली दूरी के बराबर है, तो इसे x रख लो, इसे भी x रख लो, कहीं ना कहीं हो सकता है यूज हो रहा। ए बी की लेंथ मुझे 12 दे रखी है और मुझे ए क्यू की लेंथ 4 दे रखी है। हमें बताना है सी क्यू की लेंथ क्या होगी, मतलब हमें बेसिकली x का मान ही बताना है। अब कैसे करेंगे, अगर ये BC के पैरेलल लाइन PQ है तो आप बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगा दोगे। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम कहती है दिस डिवाइडेड बाय दिस बराबर होता है दिस डिवाइडेड बाय दिस के। तो ये 12 है, ये x है, तो ये वाली वैल्यू 12 - x आ जाएगी। तो मैं कह सकता हूं x अपॉन में 12 - x, ये वाली वैल्यू बराबर हो जाएगी 4/x के। अब हम सोल्व करेंगे तो मेरे पास ये x² किसके बराबर, 12x - 4x 48 सॉरी 48 - 4x के बराबर होगा। कुछ कट नहीं रहा, तो x² + 4x - 48 किसके बराबर आ जाएगा, 0 के। अब मुझे x का मान बताना है, 4 ऑप्शन भी दे रखे हैं, मैं ऑप्शन से भी वैल्यू रख सकता हूं, लेकिन हमें ये चीज समझ में आ रही है ये इंटीजर वैल्यूज नहीं है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व नहीं होगी, हमें फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, अगर हमारे पास ax² + bx + c = 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है तो x की 2 वैल्यू मिलती है। वो क्या होती है, x की वैल्यू ये होती है -b + √² b² - 4ac, कैपिटल में लिखा है तो कैपिटल कर दो, चलो इसे, डिवाइडेड बाय 2a,
ये फॉर्मूला सबने पढ़ा हुआ है ना, तो वही फॉर्मूला लगाएंगे तो मेरे पास हो जाएगा -4 प्लस माइनस अंडर रूट 4² माइनस 4 इंटू में माइनस का 48 और ये 1 है डिवाइडेड बाय 2a मतलब 2 1। ठीक है, ये 1 रख सकते हैं यहाँ पे, ये a को रिप्रेजेंट करेगा। सोल्व करो -4 प्लस माइनस, अब देखो यहाँ पे 4 और यहाँ पे 4² है, यहाँ पे 4 इंटू 48, 48 भी 4 का फैक्टर है तो 4 को कॉमन ले लेता हूं मैं बाहर, तो मेरे पास रूट में बचेगा 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये बचेगा 12, यही आएगा डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे अगर हम सोल्व करते हैं तो मेरे पास यहाँ पे काट दिया 2 से, तो -2 प्लस -2√13 ये बचा। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे, क्योंकि ये लेंथ है, लेंथ एक हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होगी, तो क्या ये -2√13 मैं यहाँ पे ले सकता हूं? नहीं ले सकता, क्योंकि ये 2√13 अगर माइनस का ले लिया तो पूरा रिजल्ट मेरा नेगेटिव आ जाएगा, तो लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकती, तो ये मुझे पॉजिटिव ही रखना पड़ेगा। तो मैं कहूंगा ये माइनस प्लस हटके ये 2 है और ये मेरा पॉजिटिव आ जाएगा। 2 को कॉमन ले लिया मैंने, √13 माइनस, दिस विल बी माई आंसर। ठीक है, देख लेना कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो एक्चुअली इसके चारों ऑप्शंस रॉन्ग थे, ये क्वेश्चन करते टाइम हल्की सी मिस्टेक हुई थी जिसकी वजह से चारों ऑप्शंस रॉन्ग हो गए थे। एग्जाम में भी आपको एक आधा क्वेश्चन ऐसा जरूर मिलता है टेस्ट में जिसमें क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग हो, तो एग्जाम में अगर टेस्ट में भी आपको ऐसा मिलता है तो पैनिक नहीं करना है। एक बार आपने आंसर निकाला, मैच नहीं करा, ठीक है, दोबारा एक बार वेरीफाई करो, दोबारा नहीं मैच करता छोड़ दो क्वेश्चन को, ठीक है, आप आगे मूव ऑन करो। ये हो गया हमारा, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है, चलो ये छोड़ा था, ये देखते हैं। कहता है क्यू एक काम को 12 डेज में कर सकता है और आर 2/3 जो काम पी और क्यू ने करा वो एक दिन में कर सकता है। आर अकेला काम को 15 डेज में कर सकता है, तो हमें बताना है कि पी को काम को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा विद आर, मतलब पी और आर को साथ मिलकर काम को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये विद आर एसएससी में भी ऐसा सवाल आता है कि लास्ट में लिख देंगे, जनरली होना चाहिए कि कितना टाइम लगेगा पी और आर को काम को कंप्लीट करने में, पी एंड आर हाउ मच टाइम, हाउ मेनी डेज विल पी एंड आर टेक टू कंप्लीट दी वर्क, ठीक है, ये होना चाहिए। लेकिन एसएससी घुमा के लैंग्वेज को लिखेगा कि पी को कितना टाइम लगेगा काम को कंप्लीट करने में आर के साथ। तो आपको ध्यान से क्वेश्चन की लास्ट लाइन जरूर पढ़नी है, वरना स्पेलिंग मिस्टेक्स बढ़ जाएंगी। मैंने आपको अलग से एक वीडियो में भी बताया था इस चीज का। अब तो हम कैसे करेंगे, देखो मुझे एग्जैक्टली क्या क्या चीजें दे रखी है। मुझे दे रखा है किसका, क्यू का टाइम, क्यू को कितना टाइम लगता है काम को कंप्लीट करने में, 12 दिन। मुझे दे रखा है किसका, आर का टाइम, आर को कितना टाइम लग रहा है काम को कंप्लीट करने में, 15 दिन। ठीक है, दो का मुझे एग्जैक्ट टाइम दे रखा है, तो वहीं से हम क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे, बाद में देखा जाएगा क्या चल रहा है। तो अगर मुझे टाइम दे रखा है तो यहां से हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम टोटल वर्क जो कि 60 आ गया, और क्यू की एफिशिएंसी 5, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टाइम इज एफिशिएंसी, और यहाँ पे मेरे पास आर की एफिशिएंसी आ गई 4। आगे बढ़ते हैं, अब हमारे पास क्या दे रखा है, आर कैन डू 2/3 ऑफ द वर्क डन बाय पी एंड क्यू इन अ डे। एफिशिएंसी क्या होता है, एक दिन में किया गया कार्य, ठीक है। पी और क्यू एक दिन में टोटल कितना काम करेंगे, पी का हमें यहां पे नहीं पता है, तो पी मान लेते हैं पी काम करेगा, और क्यू कितना काम करेगा, 5 काम करेगा। इसका 2/3 एक दिन का काम, ठीक है। ये क्या काम करेंगे, ये आर कंप्लीट करेगा, मतलब ये 4 के बराबर आ जाएगा। ये लाइन का मतलब होगा हमारा। सोल्व कर लेते हैं, यहां से काटूंगा तो 2 और 5, 3 इंटू 2 6, 5 घटा दूंगा तो पी की एफिशिएंसी आ गई मेरे पास 1। हमें क्या बताना है, पी को कितना टाइम लगेगा काम को कंप्लीट करने में आर के साथ। तो आर की एफिशिएंसी है 4, पी की एफिशिएंसी है 1, कंबाइंड एफिशिएंसी हो गई 5, टोटल काम है 60, 60 डिवाइडेड बाय 5 ये हो जाएगा 12। 12 डेज में दोनों मिलकर काम को कंप्लीट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ये लास्ट के लिए छोड़ा था, चलो। कहता है दो कार एक दूसरे की तरफ चलना स्टार्ट करती हैं फ्रॉम ए टू बी एंड बी टू ए। तो ये ए है, ये बी है, ठीक है। एक यहां से इधर जा रही है, एक यहां से इधर जा रही है कार, ठीक है। एक दूसरे को क्रॉस करते हैं 1 घंटे के बाद, और जो पहली कार है वो बी पहुंचती है
5/6 आवर्स आफ्टर द सेकंड कार रीचेस ए, मतलब सेकंड कार जब ए पे पहुंच जाएगी उसके 5/6 आवर के बाद पहली कार डेस्टिनेशन बी पे पहुंचेगी। इन दोनों के बीच की दूरी हमें 60 किलोमीटर दे रखी है। हमें बताना है कि स्लोअर कार की स्पीड क्या होगी। अच्छा, ध्यान से समझो। स्लोअर कार चलो मैंने मान ली जो मेरी पहली जो कार है जो ए से निकल रही है उसकी स्पीड है एक्स, और जो बी से निकल रही है कार उसकी स्पीड है वाई। दूसरी कार पहुंच जाती है, उसके 5/6 आवर्स के बाद पहली कार यहां पे पहुंचती है। इसका मतलब जो मेरी स्लोअर कार होगी वो ये होगी। अब यहां पे क्या आता है कि ये दोनों 1 घंटे के बाद मिलते हैं, तो अगर ये भी कार ये भी 1 घंटा चले और ये भी 1 घंटा चले तो दोनों मिल रहे हैं, मतलब दोनों मिलने का मतलब इनके बीच की जो दूरी है 60 किलोमीटर वो कवर हो गई। तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं तो स्पीड क्या हो गई एक्स प्लस वाई। 1 घंटा चलेंगे तो टोटल डिस्टेंस 60 को कवर कर लेंगे, तो मैं कह सकता हूँ एक्स प्लस वाई 60 के बराबर हो गया। हमें से स्लोअर कार की स्पीड पूछी है। अगर स्लोअर कार की स्पीड पूछी है तो आप बताओ चारों ऑप्शन में से मेरा क्या आंसर हो सकता है अगर मैं आगे बढ़ू भी ना। आप कहेंगे सर ये 60 है ना, इसका आधा क्या होता है 30। एक कार की स्पीड 30 से ज्यादा होगी और एक कार की स्पीड 30 से कम होगी। स्लोअर कार की अगर हमसे पूछिए तो वो ये नहीं हो सकती, ये नहीं हो सकती, या तो ये होगी या फिर ये होगी। क्लियर है या नहीं? दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए हमारे। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। जो स्लोअर कार है वो 5/6 आवर्स बाद में पहुंचती है, तो स्लोअर कार को जो डिस्टेंस है 60 किलोमीटर का कवर करने में ज्यादा टाइम लगेगा। स्लोअर कार को कितना टाइम लगेगा? 60 डिवाइडेड बाय एक्स, इतना टाइम लगेगा। जो फास्टर कार है जो कि वाई है उसे इतना टाइम लगेगा। ध्यान रखना स्लोअर कार को ज्यादा टाइम लग रहा है तो वहां पे उसका टाइम क्या होगा? ज्यादा होगा। उसके टाइम में से इस टाइम को हटाऊंगा तो ये वाली वैल्यू 5/6 है। अब हमें बताना है क्या आंसर आएगा। दो इक्वेशन बन रही है, बेसिक से करोगे तो इक्वेशन बनेंगे, आपको सोल्व करके अपना आंसर लिखाना पड़ेगा, मुश्किल हो सकता है, लेकिन हम ऑप्शन की मदद लेंगे। मुझे यहाँ पे क्या चाहिए? अगर मैं 5 से काट दूं तो सीधा सीधा यहाँ पे 12 दिखेगा और यहाँ पे भी मुझे 12 दिख जाएगा। अब मेरे पास देखो ध्यान से 12/x माइनस 12/y है और यहाँ पे मेरे पास 1/6 है। अब यहाँ पे x की वैल्यू क्या रखूं और y की वैल्यू क्या रखूं कि डिनोमिनेटर में मुझे क्या दिखे? 6 कहीं ना कहीं दिखे। तो कैसे सोल्व करेंगे आप? मेरे पास दो ऑप्शंस अवेलेबल है। मान लो मैं x को मान लेता हूँ 24। अगर इसे 24 रख दिया तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी? 24 माइनस 60 माइनस 24 डेट इज 36। अगर सोल्व करेंगे तो 1/2 है और यहाँ पे ये मेरे पास 1/3 है। सोल्व करेंगे तो 1/6 आ जाएगा। सेटिस्फाई कर रहा है तो यही मेरा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी लोगों को ये क्वेश्चन भी? अगले सवाल पे चलते हैं अब हम। तो आप ऑप्शन की मदद लेके इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। बाकी हम ये भी देखते हैं जैसे 6 है, 6 के फैक्टर्स क्या होंगे? 2 और 3 होंगे, है ना। तो हमें एक्स और वाई की जो भी वैल्यू मैं यहाँ पे एक्स की रखता तो मैं कोशिश करता डिनोमिनेटर में 2, 3 या 1 ऐसा कोई फैक्टर मिले, तभी चांसेस होंगे कि यहाँ पे मुझे 6 मिलेगा। अगर मान लो डिनोमिनेटर में एक्स की ऐसी वैल्यू रख दूं कि डिनोमिनेटर में 12/7 आ जाए तो फिर डिनोमिनेटर में यहाँ पे सोल्व करके अभी 6 तो मुझे मिलेगा नहीं। तो हमें ये चीज भी ध्यान रखनी होती है। तो मल्टीपल एग्जाम्पल से इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं कि कैसे हम क्या चीज पुट करेंगे। अब ये वाला सवाल है, लास्ट के लिए छोड़ा था, फटाफट से देखते हैं। क्वेश्चन में कहता है एक सर्कल है जिसका रेडियस 9 दे रखा है। एक सर्कल, इसका रेडियस 9 है। एक पॉइंट एक्स है जो y सेंटीमीटर की दूरी पे है इसके सेंटर से। तो यहां से y सेंटीमीटर की दूरी पे ये पॉइंट हो गया। टेंजेंट पॉइंट एक्स से बनाऊं सर्कल पे तो उसकी लेंथ है 40, तो ये हो गई 40। तो हमें बताना है y की वैल्यू क्या होगी। अच्छा, इस सर्कल का रेडियस कितना था? 9 था। टेंजेंट क्या करती है? 90 डिग्री पे टच करती है सर्कल को, तो ये 90 हो गया। 49 और यहाँ पे y का मान बताना है। ये क्या हो गया? हाइपोटेन्यूस। आपको पता है 40 और 9 किसके साथ ट्रिपलेट बनाते हैं? 41 के साथ ट्रिपलेट बनाते हैं। तो y क्या हो गया? 41 हो गया, वरना पाइथागोरस थ्योरम लगा लो, 40 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर। क्लियर है या नहीं है? डन। चलें आगे। ये हो गया हमारा, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया।
ठीक है, हमारे सारे के सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं, आई डोंट थिंक कोई क्वेश्चन बचा है। आपने एनालिसिस भी देख लिया कि किस तरीके से हम क्वेश्चंस को देख सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। अब कुछ लोगों का, जैसे मैंने वन गो में लगभग 20 के आसपास क्वेश्चन करे, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो वन गो में 10 से 15 ही क्वेश्चन करते हैं, फिर दोबारा आते हैं, फिर तिबारा आते हैं, ठीक है। तो वो सबकी अपनी टेक्निक हो सकती है। जनरली जो मैं प्रेफर करता हूँ कि अगर आपको क्वेश्चन लगता है देख के कि विद इन 1 मिनट आप कर सकते हैं, तो उसे आपको करते हुए ही आगे बढ़ना चाहिए। और उसके बाद जो क्वेश्चन लगे 1 मिनट से ज्यादा लग सकते हैं, या आपको पढ़ नहीं रखा है, या बहुत लंबा क्वेश्चन है, वो लास्ट के लिए छोड़ना है। दिस इज हाउ यू कैन अटेम्प्ट द टेस्ट, ठीक है। और एक सिनेरियो और रहता है, अब ये तो मैंने जनरल केस बताया, जब मैं मान के चलता हूं कि आपके पास मैथ सेक्शन में 25 मिनट्स बचे हुए हैं ना, तो 25 मिनट में 25 क्वेश्चंस, ये मैं मान के चलता हूँ। कुछ बच्चे 30 मिनट बचाते हैं, कई बार कुछ बच्चे ऐसे होते हैं रीजनिंग में बहुत टाइम वेस्ट कर देंगे, ढंग से मॉक नहीं देंगे, ठीक है, फालतू में किसी क्वेश्चन में फंस गए, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर दिया, ठीक है। उनके पास क्या बचा, मान लो मैथ सेक्शन पे आया, उनके पास बचे सिर्फ 18 मिनट या 20 मिनट, तो उनकी अप्रोच फिर अलग होगी। वो जितना मैं कर रहा था, मैं 2-3 लाइन का भी क्वेश्चन पढ़ रहा था, वो ये भी नहीं पढ़ेंगे, वो एक लाइन वाले क्वेश्चन हैं, आते होंगे वो करेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि आप 25 के 25 क्वेश्चन देख ही नहीं पाए एग्जाम में, क्योंकि लास्ट में कई बार बहुत आसान क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि जब आप मैथ सेक्शन पे पहुंचे आपके पास कितना टाइम है, तो एक पर्टिकुलर क्वेश्चन पे आप एवरेज में कितना टाइम स्पेंड कर सकते हैं, ये चीज आपके माइंड में क्लिक होनी चाहिए। 25 मिनट बचे में, तो जो मैंने अप्रोच बताई वो वन ऑफ द बेस्ट अप्रोच आपके लिए रहेगी। अगर आपके पास 30 मिनट बची हुई है, तो हो सकता है कि आपको लगे कोई क्वेश्चन है 1.5 मिनट का, वो भी आप साथ के साथ सोल्व करते हुए चले। लेकिन अगर आपके पास सिर्फ 15 से 20 मिनट ही बची है मैथ सेक्शन के लिए, तो आपको और फास्ट चलना पड़ेगा। जो भी क्वेश्चन 2 से 3 लाइन का दिखा, छोड़ दिया, ठीक है, आगे बढ़ते चले गए, लास्ट में टाइम बचेगा तो देखेंगे, ठीक है। तो अप्रोच वहां पे चेंज हो जाती है। तो अप्रोच इज ऑल्सो सब्जेक्टिव। आर्ट ऑफ स्कीपिंग कई बार पूछते हैं बच्चे, सर क्या होता है, कैसे छोड़े क्वेश्चन को, ये आपको तब आएगा जब सारे चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ लोगे, उनकी रिवीजन कर लोगे, तो आपको क्वेश्चन देखा तभी समझ आएगा कि करना है, कितना टाइम लगेगा उस क्वेश्चन में, आपके माइंड में सारी चीजें होंगी, तो आप अटेम्प्ट करेंगे, वरना आगे बढ़ेंगे, ठीक। बाकी आप लोगों के लिए बहुत सारे फ्री टेस्ट हमने ऑलरेडी डाले हुए हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स टेस्ट फॉर्म में डाले हुए हैं, आप आरबी की वेबसाइट पे जाके दे सकते हैं, कुछ भी पे नहीं करना है इसके लिए। आपको अगर फुल लेंथ टेस्ट एसएससी सीजीएल सीएचएसएल एग्जामिनेशन के लिए परचेज करने हैं, तो आप यहां से परचेज कर सकते हैं 149 रुपीज में। आपको यहाँ पे 30 टेस्ट मिल जाएंगे और 5 सेक्शनल टेस्ट मिल जाएंगे, 30 फुल लेंथ टेस्ट, ठीक है। आप ये सारे टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। और सीजीएल के लिए तो है ही ये, काफी बच्चे कहते हैं सर सीएचएसएल के लिए भी आप लाइव टेस्ट ले लिया करो, सीएचएसएल के लिए अलग से मॉक प्रोवाइड कर दो। सीजीएल और सीएचएसएल के लेवल में बहुत ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं होता, आप देखेंगे थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल बस इंप्रूव हो जाता है, ये होता है सीजीएल के अंदर। और वो भी कई बार सीएचएसएल के पेपर भी प्रीवियस ईयर में ऐसे पूछे जा चुके हैं जो सीजीएल से भी ज्यादा मुश्किल रहे हैं। तो अगर मुश्किल पेपर आ गया, आप ये मान के चलो एक मॉडरेट लेवल के पेपर के हिसाब से आप तैयारी करके जा रहे हो सीजीएल के एक अच्छे लेवल के पेपर के हिसाब से, तो ये टेस्ट आपके सीएचएसएल के लिए भी बहुत जरूरी है। टीयर 2 के लिए अगर आप देना चाहते हैं तो टीयर 2 के लिए भी टेस्ट अवेलेबल है, ठीक है। टीयर 2 के लिए आपके 20 सीजीएल के हिसाब से और 10 सीएचएसएल के हिसाब से, इसके अंदर टोटल 30 टेस्ट है टीयर 2 के भी, वो आप देख सकते हैं। बाकी कंप्लीट तैयारी आप ऑफिसर बैच से कर सकते हैं, सारे सब्जेक्ट्स की सारी क्लासेस आपको मिलेंगी। साथ ही साथ जो टेस्ट सीरीज है वो भी आपको अलग से परचेज नहीं करनी है अगर आप ऑफिसर बैच यूजर हो, ठीक है, वो इसके अंदर इंक्लूडेड है। दूसरी चीज डबल एओ की तैयारी अगर आप करेंगे टीयर 1 के बाद, तो इसकी क्लासेस भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। कोर्स की वैलिडिटी 9 मंथ है, तो टीयर 2 तक आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए कोर्स आपके पास रहेगा, आप अच्छे तरीके से अपनी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। जो टॉपिक्स बचे हुए आपने अभी तक नहीं पढ़े वो पढ़ सकते हैं। बाकी डेडिकेटेड टेलीग्राम ग्रुप्स होते हैं जिसमें आप मुझसे डायरेक्टली कोई भी क्वेश्चन में क्वेरी पूछ सकते हैं, या कुछ भी आपके जनरल डाउट्स है आप मुझसे पूछ पाते हैं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, आपसे यही विदा लूंगा। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।